CH21 अतीत का राज और आयामी दुनियामी प्रीति। अब तक हमने पढ़ा कि रहमान इंटरप्राइजेज के मालिक अब्दुल रहमान ने कारण के माता पिता पर अटैक करवा दिया था, साथ में वह कारण के बिजनेस को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में था, जिसकी बना के डेविल गैंग के हेड उदय को लग जाती है और वह कारण को इन्फॉर्म कर देता है। अब आगे करण मीरा वेरी माँ को बात कर अपने घर के लिए निकल जाता है। करण विला से बाहर जाता है तथा अपनी लग्जरी ब्लैक कलर की गाड़ी में बैठता है और वालिका सिटी के लिए रवाना हो जाता है। करण मैन सिटी से अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसे सूर्य प्रताप का कॉल आता है। करण कॉल उठना है और कहता है, हेलो कारण, मैंने सुना है कि तुम मेरी वजह से मुसीबत में पड़ गए हो। रहमान उसे चश्मा का रिवेंज लेने के लिए तुम्हें टारगेट कर रहा है। सूर्य प्रताप ने गिल्टी महसूस करते हुए कारण से कहा, तुम्हें इन सब बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ ही देर में रहमान की प्रॉपर्टी का सारा एनालिसिस से भेजूंगा। तुम उसे प्रॉपर्टी के बदले जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं उन सभी से मिलकर कैश पेमेंट रेडी करवाओ, क्योंकि यह रहमान की जिंदगी के कुछ आखिरी घंटे होने वाले हैं। कारण ने कोल्ड टूने में सूर्य प्रताप को जवाब देते हुए कहा, क्या तुम सच में रहमान को मारने वाले हो? रहमान के पास में मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही अच्छे फाइटर हैं जो कि उसने अपनी सिक्योरिटी में लगवा रखे हैं। क्या तुम फिर भी उससे चैलेंज कर पाओगे? सूर्य प्रताप ने कंसर्न दिखाते हुए कारण से पूछा। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम रहमान की प्रॉपर्टी के वैल्यू जितनी चीज इकट्ठी करो, कल शाम तक तुम्हें सब कुछ हैंडओवर हो जाएगा। ये कहते हुए कारण सूर्य प्रताप का कल रख देता है तथा उदय को कॉल लगता है। हाँ बाबू बोलिए, क्या ऑर्डर है? उदय ने करण का कॉल उठाते हुए कहा, रहमान की प्रॉपर्टी के सारे एनालिसिस निकालो तथा सूर्य प्रताप को भेज दो। वह तुम्हें उनकी जितनी वैल्यू है उतने पैसे या कीमती चीजों के बारे में डिस्कस करेगा। साथ में ही तुम रहमान से उसकी ब्लैक एंड व्हाइट जितनी भी प्रॉपर्टी है सब तुम्हारा नाम ट्रांसफर करवाने की तैयारी करो। ठीक है भाव, मैं सब रेडी करवाता हूँ। हाँ, साथ में ही तुम्हारा नाम से यह प्रॉपर्टी सूर्य प्रताप के नाम भी ट्रांसफर करने की तैयारी करो। ठीक है, मैं सब कुछ रेडी करवा लूंगा, उदय ने करण को जवाब देते हुए कहा। कारण उदय का कॉल रख देता है तथा गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए वालिका सिटी के लिए निकल जाता है। कारण कुछ घंटे में ही अपने घर पहुंच जाता है। करण को आया देख नीलम जी रोते हुए कारण से लिफ्ट जाती हैं। कारण अपनी मां को शांत करते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा मॉम, मैं आ गया हूं ना। ये कहते हुए कारण अपने पिता हर्ष जी के कमरे में जाता है जहां पर विक्रम जी है। लाली जी बैठी हर्षवर्धन नीलम जी की देखभाल कर रही थी। करण अंदर जाकर देखा है तो हर्ष जी को सर पर थोड़ी सी चोट लगी होती है तथा साथ में उनके हाथ पर भी प्लास्टर होता है। डेड आप कैसे हैं? कारण ने हर्ष जी को देखते हुए कहा। मैं ठीक हूँ बेटा, वह पता नहीं किसी ने अचानक से दुकान पर मुझ पर अटैक कर दिया और मुझे ये चोटें लग गई, हर्ष जी कारण को बताया। कोई नहीं डेड, मैं मनी अथॉरिटी को कंप्लेंट कर दी है, वह जल्दी ही एक्शन ले लेंगे। ये कहते हुए कारण वही अपने पिता के पास बैठ जाता है तथा काफी देर तक सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। तभी नीलम जी अपने पति हर्ष जी के लिए खाने के लिए दलिया लेकर आती है। अरे भाभी जी, आप भाई साहब को खाना खिलाए, अब हम हमारे घर चलते हैं। ये कहते हुए हैं विक्रम वैली उठकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। मॉम आप अपना भी खाना ले आई, तब तक यह मैं डैड को खिला देता हूँ। ये कहते हुए कारण डालिए कबहू लेता है तथा उसमें एक बॉडी रिफाइनिंग की टैबलेट डालकर हर्ष जी को खिलाने लग जाता है। कुछ ही देर में वह पूरा खाना हर्ष जी को खिला देता है तथा साथ में उन्हें आराम करने के लिए कहता है। तब तक नीलम जी भी अपना खाना लेकर वहीं आ जाती हैं। मॉम आप एक गिलास पानी मुझे ला कर दे सकते हैं क्या? कारण ने नीलम जी से कहा। नीलम जी अपना खाना वह दूध का गिलास वही रखकर कारण के लिए बाहर पानी लेने के लिए चली जाती है। कारण अपनी अंतिम बॉडी रिफाइनिंग की टैबलेट नीलम जी के खाने में मिला देता है। तब तक नीलम जी पानी का गिलास ले आती है। कारण वह पीकर अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने का कहता है तथा वहां से उठकर चला जाता है। कारण अपने कमरे में जाता है तो उसका ध्यान है अपने कमरे में रखे अपने दादाजी के संदूक पर चला जाता है। करण को थोड़ी उत्सुकता होती है तो वह उसे खोलने के लिए आगे बढ़ता है। कारण अपने हाथ आगे बढ़कर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के दब आव से उसका ताला तोड़ देता है तथा संदूक को ओपन करके देखता है। उसे संदूक के अंदर एक लकड़ी का छोटा बॉक्स नजर आता है, जिसे करण खोलकर देखा है तो उसके अंदर उसे एक लीटर तथा एक जगह का नक्शा मिलता है। उसे लेटर के अंदर लिखा होता है, मेरे पोते कारण, मैं तुम्हारा दादा जय राठौड़ हूँ। ये लेटर तुम्हें मिल रहा है तो इसका मतलब मैं यहाँ से जा चुका हूँ और तुम 18 वर्ष से ऊपर के हो चुके होंगे। अब वक्त है तुम्हें तुम्हारी असलियत जानने का तथा हमारे लिए एक मजबूत पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए खतरों से निपटने का। जैसा कि तुम्हें पता है कि हम जहां पर रहते हैं यह एक आइलैंड है। इस आयरलैंड को 3 सिटी में बांटा गया है, वालिका सिटी, मैन सिटी तथा ओशियन सिटी के रूप में। परंतु हम इस मार्शल आइलैंड के निवासी नहीं हैं, हम दूसरे देश के नागरिक हैं। मार्शल आइलैंड पर तुम्हें लाने का मकसद एकमात्र तुम्हारी सुरक्षा करना है। जैसा कि तुम्हें पता है कि विश्व में कोई भी देश मार्शल आइलैंड को अपने मैप में लोकेट नहीं करता है तथा यहाँ पर किसी भी कंट्री के रूल नहीं चलते हैं। यहाँ पर केवल मार्शल आर्ट संगठन के नियम ही लागू होते हैं। बाकी के देशों के मार्शल आर्ट संगठन को उससे देश की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का भी कोई नियम, सिर्फ यहाँ की मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन बनती है। और यहाँ का एक नियम यह है कि यहाँ पर कोई भी बाहरी देश का व्यक्ति किसी पर हमला नहीं कर सकता है तथा साथ में ही गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसलिए मैंने तुम्हें जिंदा रखने के लिए यहाँ पर छोड़ा है। हमें हमारे थोड़े से दूरी पर स्थित देश भारत के निवासी हैं, जहां पर हमारी फैमिली एक देश की स्ट्रांग फैमिली थी, लेकिन वहां की कुछ और परिवारों ने मिलकर एक नशे के लिए जान से मार दिया है। हालांकि मैं तुम्हें बचाते हुए वहां से निकल आया और जैसे पैसे इस आइलैंड पर आ पहुंचा।
जब तुम पर्याप्त शक्तिशाली हो जाओ तो तुम वापस वहां पर जाकर हमारे परिवार को फिर से स्थापित करना तथा उन सभी से बदला लेना। तुम्हारा दादा जय सिंह, साथ में ही वह नक्शा काफी रहस्यमय ही जगह का है जिसे पाने के लिए अलग अलग परिवार ने हम पर हमला किया। जहां तक मुझे उसे नशे के बारे में पता चला है वह किसी ऐसी जगह का है जहां पर विचित्र प्रकार की प्रजाति रहती है, इसलिए उसके बारे में किसी को भी पता न चलने देना। यही तुम्हारा भविष्य के लिए सही रहेगा। और जब मैं तुम्हें छोड़कर चला गया हूं तो मैं बाकी के लोगों को यकीन दिलाने के लिए एक दुर्घटना में अपनी जान देनी होगी। हमारी कुर्बानियों को तुम एक सिख की तरह लेना तथा अपने आप को एक शक्तिशाली नायक के रूप में स्थापित करना, यही राठौर परिवार की तुमसे आशा है। जिन लोगों के पास मैंने तुम्हें छोड़ है वह भले ही तुम्हारा असली माता पिता नहीं हूं, लेकिन उन्होंने तुम्हें पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसलिए मार्शल आइलैंड को छोड़ने से पहले तुम उनके लिए भी कुछ अच्छा करना। अलविदा मेरे प्यारे से पोते अमर सिंह राठौर। तुम्हारा असली पहचान। कारण उसे लेटर को पढ़ने के बाद काफी आश्चर्य में चला जाता है। क्या यह मेरे असली माता पिता नहीं है? तथा साथ में ही वह उन परिवारों के नाम पढ़कर भी काफी हैरान हो जाता है और अपने मन ही मां कसम खाते हुए कहता है, इंडिया में आ रहा हूं तुम सबसे बदला लेने के लिए। करण को अब समझ में आता है कि इस मार्शल आइलैंड पर इतने अमीर लोग कहां से आते हैं, क्योंकि वह अपने देश से किसी भी प्रकार के पैसे, कीमती वस्तुओं को चुरा कर वहां से हमेशा के लिए भागकर आ जाते हैं तथा अपनी जिंदगी को ऐसो आराम से मार्शल आइलैंड पर जीते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें किसी प्रकार की भी खतरा नहीं होता है। मार्शल आइलैंड पर एक नियम है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है उसे अपनी पहचान को छोड़कर ही यहाँ से जाना होता है, तथा जो व्यक्ति आइलैंड पर आया है उसे की अगली पीढ़ी ही इस आयरलैंड को छोड़ सकती है। इसी नियम के कारण जय सिंह इसी मार्शल आइलैंड पर एक घटना में मृत घोषित हो गए तथा अमर इस आयरलैंड को छोड़ सकता है। अभी करण अपने ख्यालों में ही गम था कि तभी बाहर से नीलम जी की आवाज आती है, करण बेटा यहाँ आओ, देखो ये हमें क्या हो रहा है। उनकी घबराई हुई आवाज सुनकर करण दौड़ते हुए उसे कमरे में जाता है तो देखा है कि उसके माता पिता दोनों पर कल चिपचिपी पदार्थ की एक परत सी आ गई है। मॉम डैडी, एक शरीर से सभी बीमारियों को निकालने वाली गली है जो मुझे एक मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ने दी थी। इससे आप दोनों को किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं रहेगी। तथा साथ में ही अपने पिता की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उनके छोटे भी तुरंत ही भर जाएगी, अभी आप नहा लीजिए जिससे आपको अच्छा फील होगा। कारण उन्हें उसे चिपचिपी पदार्थ का रण समझाते हुए कहता है। दोनों लोग कारण की बातों को समझते हैं तथा अलग अलग कमरे के बाथरूम में नहाने के लिए चले जाते हैं। लगभग आधे घंटे बाद दोनों फ्रेश होकर नए कपड़े पहन कर आते हैं। वह कारण को देखते हुए एक साथ रहते हैं। वह क्या मेडिसिन थी, हमें तो हमारी उम्र से 5-6 साल छोटा महसूस हो रहा है। अपने माता पिता के चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर कारण खुश होता है तथा अपनी माँ को देखते हुए कहता है, मोम आप डिनर बना लीजिए तब तक। मुझे अपने पिता की तरफ सारा करते हुए कहता है, आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। हर्षवर्धन दोनों ही अकेले में चले जाते हैं। वहीं नीलम जी खाना बनाने के लिए चली जाती है। कहो कारण बेटा क्या बात है, तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हो? हर दिन में कारण से सामान्य रूप से पूछा। पापा मुझे मेरे अतीत के बारे में बात करनी है। अब मैं 18 वर्ष का हो चुका हूं और साथ में ही मुझे मेरे दादाजी से छोड़े गए संदूक से वह लेटर भी मिल चुका है। ये कहते हुए कारण अपने हाथ में एक बड़े से लेटर को दिखाता है। ये देखकर हर्ष जी को हल्का सा दर्द सा महसूस होता है तथा उनकी आंखें भी नाम हो जाती है। वह अपनी रोनी सी आवाज में रहते हैं। तो क्या क्या फैसला लिया है तुमने? अब हर्ष की दुखी आवाज में कारण से पूछते हैं। मैंने जो मेरे दादाजी ने लिखा है वही करने का फैसला लिया है। मैं कुछ ही टाइम बाद वापस से मेरी असली दुनिया में चला जाऊंगा, जहां पर इस दुनिया के बारे में कोई एक शब्द भी नहीं जानता होगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए कुछ करके जाऊंगा और उसके बारे में आप मना नहीं करेंगे। करण ने हर्ष जी से कहा। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, लेकिन तुम इस बारे में अपनी माँ को मत बताना। मैं तुम्हारे जाने की कुछ दिन बाद उन्हें अपने आप ही बता दूंगा। हर्ष जी ने अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए कहा। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। रहते हुए कारण वापस अपने कमरे की तरफ चला जाता है। हालांकि कारण ने महसूस कर लिया था कि यह सारी बातें चुपकर नीलम जी ने सुन ली है, लेकिन कारण इस बारे में कुछ नहीं कहते हुए अपने कमरे में चला जाता है। अभी करण अपने कमरे में बैठा ही कुछ सोच रहा होता है कि तभी उसे अपनी आयामी दुनिया में कुछ हलचल दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए कारण तुरंत अपनी आयामी दुनिया में चला जाता है। करण आयामी दुनिया में अमर वृक्ष के नीचे उसे पुंज को देखा है जिसमें यामिनी वह क्वीन कैट एक साथ थी। धीरे धीरे वह पुंज टूटने लगता है और उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा सुंदर पतली कमर, तीखी में सफेद त्वचा, मुलायम गुलाब की पंखुड़ियां से होता है, छोटी नाक, सुराहीदार गर्दन, उभरे हुए चेस्ट तथा घुमावदार नितंब में मांसल जांघू वाली एक सुंदर लड़की करण की तरफ चलकर आती है। कारण उसे देखने में अभी हैरान ही था कि तभी वह लड़की कारण को देखते हुए कहती है, क्या हुआ, यूं कैसे देख रहे हो? क्या आंखों से ही खाने का इरादा है? उसे लड़की की मजाक भरी आवाज को सुनते हुए कारण अपने होश में आता है तथा उसे देखते हुए फिर से कहता है, यामिनी ये तुम हो तो फिर क्वीन कैट कहाँ है? तभी यामिनी करण को उसके सवालों का जवाब देते हुए कहती है, क्वीन कैट की सोल काफी ज्यादा डैमेज थी तथा उसकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए उसकी सोल में सोल पावर खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने आत्मा मिला विधि द्वारा मेरी सोल तथा क्वीन कैट की सोल को मिला लिया, जिससे मुझे क्वीन कैट की डिवाइन बॉडी मिल गई है। अब मैं ही क्वीन कैट हूँ और मैं ही तुम्हारी यामिनी हूँ। ये समझते हुए वह अपनी उंगली कारण के चेहरे पर धीरे से घूम रही होती है। क्या इसका मतलब क्वीन कट मर गई है? करण ने फिर से हैरानी से यामिनी से पूछा। नहीं पागल, मैं और क्वीन कट दोनों एक हो चुकी है। हम दोनों ही जिंदा है और हम दोनों की यादें मिलकर एक हो चुकी हैं। तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैं ही नहीं क्वीन कैट का जीवन जिया है और मैं ही यामिनी का जीवन, परंतु तुम्हारा चेहरा तो यामिनी से बिल्कुल अलग हो गया है। करण ने यामिनी की बात काटते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मैं अब इमोर्टल लेवल पर पहुंच चुकी हूँ। जब तक मैं किसी दुर्घटना बस या किसी के हमले से मैं मर जाऊं तब तक मैं इस ब्रह्मांड में अनंत काल तक जीवित रह सकती हूँ। उससे लड़की ने कारण को जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तो मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, क्वीन कट या यामिनी? करण ने उसे लड़की को देखते हुए पूछा।
मुझे नहीं पता, तुम मुझे कोई भी नया नाम दे सकते हो और आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में बाहर भी चल सकती हूँ, उसे लड़की ने कारण से कहा। आज से तुम्हारा नाम प्रीति होगा और प्रीति तुम मेरे साथ है, बाहर की दुनिया में तो चल सकती हो लेकिन वहां के तौर तरीके, बातचीत करने की सैलरी, वह सब कैसे सीखोगी, करण ने प्रीति को फिर से कहा। कारण आप चाहे तो अपनी मानसिक यादें मुझे साझा कर सकते हैं जिससे मुझे आपने जो कुछ भी सीखा है या देखा है वह सब पता चल जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, कारण ने प्रीति की बातों को काटते हुए तुरंत ही कहा। वह प्रीति की सुंदरता में कोटा साहब महसूस कर रहा था। अभी प्रीति उसे मानसिक यादें लेने ही वाली थी कि तभी बाहर से नीलम जी के खाने की आवाज सुनाई देती है। तुम्हें कुछ दिन और वेट करना होगा, मैं तुम्हें जल्दी ही यादें सांझ करके बाहर की दुनिया में ले जाऊंगा, ये कहते हुए कारण है आयामी दुनिया में प्रीति को छोड़कर बाहर आ जाता है। करण नीचे डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए चला जाता है जहां पर उसे नीलम जी व हर्ष जी दोनों ही उदास दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कारण उनसे ज्यादा कुछ न कहते हुए खाना खाने लगता है। वही आयामी दुनिया में प्रीति कारण द्वारा छोड़ा गया एक नक्शा देख रही होती है। कारण अपना खाना पूरा करके अभी जान ही वाला होता है कि तभी उसके फोन पर उदय का कॉल आ जाता है। हाँ उदय बोलो, क्या बात है, करण ने कॉल उठाते हुए कहा। बस वह मुझे रहमान की सारी डिटेल्स पता चल चुकी है, वह में सिटी के अपने नाइट क्लब में अयाशियां कर रहा है, तो हम उसे पर कब एक्शन लेने वाले हैं। मैं तुमसे जो पेपर से रेडी करने के लिए कहा था, क्या तुमने वह सब कर लिया है, करण ने अपना ही सवाल उदय से पूछते हुए कहा। हाँ बस मैं सब कुछ रेडी कर लिया है, बस आपका ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं रात के 2 बजे से 3 बजे के आसपास में सिटी पहुंच जाऊंगा, करण ने इतना कहा और उदय को रेडी रहने का कहकर कॉल कट कर दिया। क्या करने वाला है कारण रहमान के साथ, और कैसे जाने वाला है कारण मार्शल आइलैंड से इंडिया। जाने से पहले कारण क्या क्या करने वाला है बदलाव इस मार्शल आइलैंड की दुनिया में, जानने के लिए पढ़ते रहिए द इमॉर्टल एम्पायर। CH22 एंड अब रहमान और मीरा और प्रीति आमने सामने। अब तक हमने पढ़ा कि कारण को अपने अतीत के राज और अपनी असली पहचान के बारे में पता चलता है तथा साथ में ही उदय का कॉल आता है, वह कारण को रहमान के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कारण उसे रात में आने का कर कॉल रख देता है। अब आगे कारण अब तक अपना डिनर पूरा कर चुका होता है, वह उठकर अपने कमरे में चला जाता है। कारण अपने कमरे से आयामी दुनिया का दरवाजा खोलना है तथा उसमें जाते हुए अपने हवेली के अंदर चला जाता है जहां बिस्तर पर प्रीति कारण का इंतजार कर रही थी। कारण एक बार फिर से प्रीति की सुंदरता में बहकने लगता है तथा अपने कदम आगे बढ़कर प्रीति के होठों पर अपने होंठ रख देता है। धीरे धीरे दोनों इस लिप टू लिप किस में खोने लगते हैं तथा कारण के हाथ प्रीति के नाजुक अंगों को सहलाने लगते हैं। लगभग 1 घंटे तक चले इस किस के बाद दोनों गहरी गहरी सांस से लेते हुए अलग होते हैं। कारण अभी अपनी आंखों में अपनी इच्छाएं लिए हुए प्रीति को देख ही रहा होता है कि तभी प्रीति कारण से कहती है, अभी तुम मुझे अपनी यादें सांझ करो, मैं तुम्हारे साथ बाहर की दुनिया में घूमना चाहती हूँ और यह खूबसूरत लम्हे हम बाहर भी एंजॉय कर सकते हैं। प्रीति ने अंतिम शब्द शर्म आते हुए कहे। कारण अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके कहता है, अच्छा बताओ मुझे ये कैसे करना है। प्रीति कारण को एक मंत्र बताती है जिस कारण इस्तेमाल कर अपनी यादों का एक चित्रण बनाकर प्रीति को दे देता है तथा स्वयं आयामी दुनिया से बाहर आ जाता है। वही प्रीति कारण की यादों को धीरे धीरे समझने में देखने लगती है। किरण बाहर आए तो अभी उसे 1 घंटा ही बीता था। कारण अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेता है तथा घर से बाहर की तरफ जाने लगता है। कारण अभी घर से निकल ही था कि तभी उसे बाहर गाड़ी के पास हर्ष जी खड़े दिखाई देते हैं। तुम कब जाने वाले हो, हर्ष जी ने कारण से पूछा। मैं बस कुछ दिनों में ही जाने वाला हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपके पास कुछ भेजेगा जिससे आप बिना किसी नानुकुर किए एक्सेप्ट करेंगे, करण ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। क्या तुम ये हमारे पास रहने की कीमत चुका रहे हो, हर्ष जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। नहीं, जो आपने मेरे लिए किया है वह किसी भी कीमत से चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं जाने से पहले आपके लिए कुछ करना चाहता था, बस यह वही है, करण ने अपने शब्दों को सही से चुनते हुए हर्ष जी को बिना आहट किए हुए कहा। ठीक है, तुम आज के बाद कभी दोबारा मत दिखाना, ये कहते हुए हर्ष जी अपनी आंखों में आंसू छुपाते हुए अंदर चले जाते हैं। माफ करना पाप, लेकिन मेरा यहाँ से जाना जरूरी है, मुझे अपने लोगों का बदला भी तो लेना है। करण ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली तथा गाड़ी के अंदर बैठकर मैन सिटी की तरफ से चल पड़ता है। लगभग रात के 2 बजे के आसपास कारण मैन सिटी में पहुंच जाता है और उदय को कॉल करता है। हो उदय, कहाँ हो तुम? सर मैं रहमान के नाइट क्लब के सामने ही आपका इंतजार कर रहा हूं, उदय ने कारण से कहा। क्या अभी वह वही है? करण ने उदय से रहमान के बारे में पूछा। जी सर, अभी भी वह वही है, आप जल्दी ही आ जाए, उदय ने कारण से कहा तथा कारण ने कॉल रख दिया। कारण अपनी गाड़ी को रहमान के नाइट क्लब की तरफ दौड़ने लगता है। लगभग 1 घंटे के बाद नाइट क्लब के अंदर रहमान के वह उदय के लोगों की लड़ाई हो रही होती है तथा उदय ने रहमान को पीट कर बुरी तरीके से घायल करके कारण के सामने फेंक रखा था। वही कारण एक चेयर पर बैठे रहमान को अपने पैरों में पड़ा हुआ देख रहा होता है। तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, तुमने अपनी मौत को नोट दिया है, रहमान ने अपने मुंह से खून पूछते हुए कारण को देखते हुए कहा। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? करण ने एटीट्यूड के साथ रहमान से पूछा। रहमान हंसते हुए कहता है, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक रिस्पेक्टेड मेंबर हूं, अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो वह लोग तुम्हें जान से मार देंगे। ये कहते हुए रहमान उठकर सामने की चेयर पर बैठ जाता है। अभी रहमान आगे कुछ कहता उससे पहले ही मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर वहां पर आ जाते हैं। उन मेंबर्स को आया देखकर रहमान राहत महसूस करता है तथा चिल्लाते हुए कहता है, इसने मुझ पर जानलेवा हमला किया है, तुम लोग इसे जान से मार दो, रहमान ने करण की तरफ इशारा करते हुए उन गार्ड से कहा।
वे सभी लोग दौड़ते हुए कारण की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं जहां रहमान को लग रहा है वह लोग कट पर हमला करेंगे। उसके विपरीत वह सब कारण के सामने जाकर अपना सर झुकाते हुए कहते हैं, लीडर हमें आने में देर तो नहीं हुई ना। ये सुनकर रहमान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। रहमान बड़बड़ाते हुए कहता है, ये लीडर कैसे हो सकता है, ये तो अभी 19-20 साल का लड़का है। नहीं, यह नहीं हो सकता, तुम लोग सब मजाक कर रहे हो। रहमान कैसे पागलों जैसी हालत देखकर उदय को हंसी आने लग जाती है। अभी रहमान सब बड़बड़ बात ही रहा होता है कि तभी करण खड़ा होता है और अपने एक एक कदम रहमान की तरफ बढ़ने लगता है। करण की हर एक कदम के साथ रहमान के लोगों पर आंतरिक दबाव बढ़ने लगता है तथा करण की आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण उनका शरीर फटने लगता है। इतनी भयानक मोटे देखने के बाद मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन के वह लोग तथा रहमान सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। उदय भी थोड़ा सा घबराहट हो जाता है, लेकिन उसने ये सीन विक्की की गैंग के साथ पहले भी देखा होता है, इसलिए उसके लिए ये सब नया नहीं था। रहमान ये सब देखकर अपने सामने खड़े कारण के पैरों को पकड़ते हुए कहता है, प्लीज प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें नहीं लगता तुमने एक छोटे से के में इसका बदला लेने के लिए इतना बड़ा रायता फैलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। करण ने अपनी बात कहते हुए उदय की तरफ इशारा किया। उदय करण का इशारा समझकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स रहमान के सामने रखते हुए कहता है। ये कहते हुए वह पेन रहमान की तरफ बढ़ा देता है। जैसा कि उदय को उम्मीद थी, रहमान ने बिना कुछ ज्यादा सोच फटाफट प्रॉपर्टी के पेपर से साइन कर दिए। आज के बाद तुम मुझे दिखने भी नहीं चाहिए, ये कहते हुए कारण उसे नाइट क्लब से बाहर जाने लगता है। वही उदय भी आगे के काम को करने के लिए चुपचाप करण के पीछे निकल जाता है। वही मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स अपनी ड्यूटी समझकर इस घटना को तुरंत ही दबा देते हैं तथा मृतकों की बॉडी पार्ट्स को डिसोल्व करने के लिए ओशन में फिंकवाने की व्यवस्था कर देते हैं। उदय लगा सभी प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर सूर्य प्रताप के पास पहुंच जाता है, जहां सूर्य प्रताप ने ऑलरेडी बहुत से बिजनेसमैन को बुला रखा था। वहीं पर रहमान की प्रॉपर्टी की डीलिंग होने लगती है तथा इससे करण को 70,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है, जिस कारण के स्विच बैंक अकाउंट में डलवा दिया जाता है। गाड़ी में बैठकर अपने विला में जाते हुए कारण को कुछ ही देर में 70,000 करोड़ के डिपॉजिट का नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसे देखकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना ज्यादा अमीर होगा, इसने तो जिंदगी में बहुत पैसा बनाया है। खैर, वह तो जैसी जिसकी जिंदगी। करण की गाड़ी कुछ ही देर में अपने विला के अंदर रुकती है। करण देखा है अभी तक सुबह होने में 1 घंटा और बाकी है, इसलिए वह रिलैक्स होने के लिए अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी उसका ध्यान मीरा के कमरे पर जाता है, जो कि अब रहने के लिए बिल्कुल साफ कर लिया गया था। करण अंदर झांक कर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता है। यह मीरा कहाँ चली गई, कारण ने अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहा। पर इस बारे में ज्यादा नहीं सोते हुए वह अपने कमरे की तरफ बढ़ने लग जाता है। कारण अपने कमरे में दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसका ध्यान अपने बिस्तर पर सोती हुई मीरा पर जाता है, जिसने पिंक कलर का नाइट गाउन पहन रखा होता है और काफी में इसी तरीके से बेड पर लेटी हुई थी। ये लड़की यहाँ पर कर क्या रही है पागल, करण हंसते हुए कहता है तथा वार्डरोब से कपड़े लेकर चेंज करने चला जाता है। कुछ ही मिनट में कारण कपड़े चेंज करके अपने बेड पर आ जाता है तथा एक साइड लेट जाता है। अभी करण ने आंखें बंद की हुई कुछ मिनट गंजी थे कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई उससे लिफ्ट गया है। यह महसूस करना बंद आंखें किए हुए ही मुस्कुरा देता है तथा मीरा का कर सहलाने लगता है। यूं ही सोते सोते सुबह के 7 बजे जाते हैं तथा मीरा धीरे धीरे कसमस आने लगती है। मीरा सोते हुए अपने हाथ पर दाएं बाएं लगाकर महसूस करती है तो उसे अपने पास एक स्ट्रांग सी बॉडी फुल होती है, जिसे महसूस कर मीरा तुरंत अपनी आंखें खोल देती है तो उसकी नजर कारण के हैंडसम फेस पर जाती है। मीरा अभी करण को देखने में बिजी ही थी कि तभी कारण अपनी करवट बदलता है तथा मीरा के चेस्ट क्लीवेज के बीच में अपना मुंह लगाकर अपने हाथ मीरा की कमर पर काश लेता है। करण के इस सडन रिएक्शन से मीरा की सांस अटक जाती है। मीरा को अपने उभर के बीच में करण की गर्म सांस महसूस होने लगती है, जिससे मीरा की हार्ट बीट तेज हो जाती है तथा चेस्ट ऊपर नीचे होने लगती है। ऐसे बार बार ऊपर नीचे होने के कारण कारण की नींद टूट जाती है तथा वह अपनी आंखें ऊपर करके मीरा की तरफ देखा है। जैसे ही दोनों की आंखें मिलती है, मीरा तुरंत कारण को धक्का देते हुए साइड में करती है तथा बिस्तर पर बैठते हुए कहती है, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, आपने ही मुझे पकड़ रखा था। मैं आपके पास नहीं आई, बल्कि आप यहाँ पर सोने के लिए आए, मैं तो अकेले ही सो रही थी। मीरा को यूं सफाई देते देखकर रन मुस्कुराता है तथा कहता है, ठीक है मान लिया मैंने, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये कहते हुए कारण बिस्तर से उठ जाता है तथा फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वही मीरा भी जल्दी से उठकर अपने कमरे में भाग जाती है तथा रेडी होकर नीचे नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। कुछ देर में ही कारण भी फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग हॉल में आ जाता है, जहां पर मीरा कारण में अपना नाश्ता टेबल पर लगा रही होती है। रीमा नहीं दिखाई दे रही, वह कहाँ चली गई, कारण ने चेयर पर बैठते हुए कहा। बस वह अपने फ्लैट पर चली गई है, मीरा ने जवाब देते हुए खाना सर्व किया। वह खुद भी अपनी प्लेट में डालकर खाने लगी। मीरा अपने चेहरे पर आ रही शर्म के भावों को छुपा नहीं पाती है, वह अपनी गर्दन नीचे किए हुए खाना खाती रहती है। वही कारण भी अपना फूड एंजॉय करने लग जाता है। कुछ देर में दोनों लोग अपना खाना कंप्लीट करते हैं तथा मीरा कारण से कहती है, बस वह आज आपकी एक मीटिंग है जो दोपहर 11 बजे होने वाली है। अपने फोन में टाइम देखते हुए मीरा कारण को बताती है। ठीक है, यह मीटिंग कहाँ होने वाली है, करण ने एड्रेस पूछते हुए मीरा से कहा। सनशाइन होटल में, मीरा ने कारण को कहा। ठीक है, तुम मुझे रूम नंबर वगैरह मैसेज कर दो, मैं खुद ही वहां चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे तुमसे भी कुछ जरूरी बातें करनी है। कमरे में आओ, ये कहते हुए कारण उठकर कमरे में चला जाता है। वही कारण की बातें सुनकर मीरा की धड़कनें बढ़ जाती है कि कारण उसे क्या बात करने वाला है, क्या वह किसी चीज के लिए उसे डांटना वाला है या कुछ और करने वाला है। ये सोचते हुए मीरा के शरीर में सनसनी से दौड़ जाती है तथा चेहरे पर लालिमा छा जाती है। मीरा कारण के नंबर पर एड्रेस सेंड करती है तथा खुद कारण के पीछे पीछे उसके कमरे में पहुंच जाती है।
कमरे में जाकर मीरा देखी है कारण सोफे पर बैठा हुआ है तो वह उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है बताइए बस क्या कहने वाले हैं आप। मीरा मैं तुमसे जो भी कह रहा हूँ उसे पर तुम्हारे लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन तुम उसे समझने की कोशिश करना। मैं अभी यहाँ से मार्शल आइलैंड से वापस से अपनी दुनिया में जाने वाला हूँ जहाँ पर मुझे बहुत सी काम करने हैं। मैं समझी नहीं बस आप क्या कहना चाहते हैं, मीरा ने कारण से पूछा। मैं इंडिया जाने वाला हूँ अपने देश में, करण ने एक लाइन में मीरा को समझाते हुए कहा। अच्छा तो आप इंडिया जाने वाले हैं, मीरा ने मायूसी से पूछा। हाँ अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो, करण ने मीरा से कहा। यह सुनकर मीरा खुश हो जाती है और खुशी से कहती क्या वह सच में आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे। हाँ मैं सच में तुम्हें मेरे साथ ले जाऊंगा लेकिन तुम्हें उससे पहले कुछ और जानने की भी जरूरत है। ये कहते हुए कारण हवा में अपना हाथ हिलाता है और आयामी दुनिया का दरवाजा खोल देता है जिसे देखकर मीरा हैरान हो जाती है और हैरानी में चिल्लाती हुई रहती है वह यह आपने कैसे किया, क्या आप एक जादूगर भी हैं। वह अभी यह सब कही रही होती है कि आयामी दुनिया से एक बहुत ही सुंदर सी लड़की निकल कर आई हुई दिखाई देती है। ये प्रीति होती है। मेरे बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें भविष्य में जानने को मिलेगी। अभी के लिए तुम अपने सारे सवाल इसे कर सकती हो तथा इस माल वगैरह में घूमकर अच्छे से शॉपिंग कर लेना। मैं तब तक मीटिंग करके वापस आ जाता हूँ। ये कहते हुए कारण दोनों लड़कियों को अकेले छोड़कर जल्दी से बाहर चला जाता है। वह तो तुम हो मीरा, कैसी हो मेरा, प्रीति ने एक मनमोहक मुस्कान के साथ मीरा से कहा। मैं अच्छी हूँ, आप अपने बारे में बताइए, मीरा ने घबराते हुए कहा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मेरे बारे में तथा करण के बारे में भी सब कुछ बताऊंगी। यह कहते हुए प्रति अपने व्याकरण के संबंधों के बारे में मीरा को सब सच सच बता देती है। मीरा को यह जानकर थोड़ा बुरा लगता है कि कारण पहले ही किसी का हो चुका है। मीरा को कारण के साधन होने व दिव्य साधना के बारे में बहुत सी चीज पता चलती है। मीरा तुम मुझे मायूस नजर आ रही हो, प्रीति ने मीरा से कहा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मीरा ने झूठी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा। देखो मेरा, प्रीति ने मीरा कहा हाथ अपने हाथ में लेते हुए प्यार से चलते हुए कहा। एक सड़क की एक से अधिक पटिया हो सकती है तथा बहुत सी स्त्रियों के साथ संबंध हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें इस बारे में अधिक नहीं सोचना चाहिए। मुझे तुम्हारे व्याकरण के साथ होने से कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन क्या तुम ये सब जानती हुए विकरण के साथ रहना चाहोगी। प्रीति की बात सुनकर मीरा को थोड़ी सी खुशी होती है कि वह विकरण के साथ रह सकती है तथा वह प्रीति की बातों का जवाब देते हुए कहती है मुझे कारण के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं, वह जिसे चाहे उसे अपने लिए चुन सकते हैं, बस उनकी चुनी हुई स्त्रियों में से एक मैं भी रहूं। दोनों लड़कियां अपनी अपनी बातें एक दूसरे से समझाकर ही रही होती है। वही कारण सनशाइन होटल की तरफ निकल चुका होता है। कौन कर रहा है सनशाइन होटल में कारण का इंतजार, कैसे जाएगा कारण इंडिया, जानने के लिए पढ़ते रहिए द इमोर्टल अंपायर। CH23 करण और कामिनी की मुलाकात। अब तक हमने पढ़ा कि कारण ने प्रीति व मीरा को आमने सामने मुलाकात करवा देता है तथा खुद एक मीटिंग के लिए सनशाइन होटल की तरफ निकल जाता है। अब आगे करण की गाड़ी कुछ ही मिनट बाद मैन सिटी के एक लग्जरियस से होटल सनशाइन के पार्किंग रोड में आकर रुकती है। करण गाड़ी से उतरता है तथा होटल के अंदर बढ़ने लगता है। दरबार गेट खोलकर कारण का वेलकम करते हैं तथा कारण रिसेप्शन पर जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछता है हेलो, क्या रूम नंबर 699 के गेस्ट रूम के अंदर है। एक मिनट सर, मैं अभी चेक करके बताती हूँ, रिसेप्शनिस्ट ने कारण से कहा तथा रूम में कॉल करके करण को बताती है जी सर, उन्होंने आपको अपने रूम में ही बुलाया है। कारण अपनी गर्दन हम हिलता है तथा लिफ्ट में चला जाता है। कारण वहां से 7th फ्लोर का बटन दबाता है और लिफ्ट का पहुंचने का इंतजार करने लगता है। लिफ्ट रुकती है, कारण लिफ्ट से बाहर निकलता है तथा रूम नंबर 699 के सामने जाकर बेल दबाता है। अंदर से किसी आदमी की आवाज आती है प्लीज कम इन। करण डोर ओपन करके अंदर जाता है। करण निगाहें घूमकर देखता है तो यह एक लग्जरियस स्वीट विला होता है। करण की निगाहें सामने सोफे पर बैठी एक खूबसूरत सी महिला पर जाती है जिसके लंबे गहरे काले बाल, काली आंखें, सफेद सी त्वचा तथा घुमावदार कटाव वाली कमर उसकी सुंदरता में चार चांद लग रही होती है तथा उसके पीछे ही एक आदमी अपने हाथ बंधे खड़ा होता है। देखने से ही मालूम हो रहा होता है कि वह उसे महिला का असिस्टेंट या सर्वेंट होगा। कारण वहां जाता है तथा कहता है हेलो, मेरा नाम कारण है और मैं द इमोर्टल वाइन का प्रेसिडेंट हूँ। वह महिला सामने से खड़ी होती है तथा कारण के हाथ में हाथ देते हुए हंदशके करती है और अपनी मीठी सी आवाज में रहती है मेरा नाम कामिनी है और मैं ही आपसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में मीटिंग करना चाहती थी। कारण उसकी मनमोहन आवाज तथा अदाओं को देखने में कोसा जाता है कि तभी वह महिला कारण का हाथ हिलाता है जिस कारण होश में आता है। जी कहिए, आपको क्या डिस्कस करना है इस बारे में, कारण सोफे पर बैठते हुए स्ट्रेट क्वेश्चन करते हुए कहता है। अरे आप तो सीधे ही मुद्दे पर आ गए, पहले बैठिए, थोड़ी चाय कॉफी एंजॉय कीजिए। ये कहते हुए वह महिला कारण के पास में ही बैठ जाती है तथा इशारे से अपने असिस्टेंट को ऑफिसर करने को कहती है। असिस्टेंट कॉफी सर्व करता है तथा महिला इशारे से ही उसे जाने के लिए कहती है जिसे असिस्टेंट स्वीट का दरवाजा खोल के बाहर चला जाता है। करण को अपने साथ उसे महिला को अकेला महसूस करके थोड़ा अजीब सा लगता है, परंतु है इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। कारण अपने हाथ में पड़े कॉफी के मग को नीचे रखना है तथा उसे महिला की तरफ गार्डन घूमते हुए कहता है मुझे नहीं लगता अपने एक सुप्रीम कोर्ट के लिए इतना सब किया है, क्या आप सीधे मुद्दे की बात कर सकती हैं जिससे आपका और मेरा दोनों का कीमती समय बचेगा। कारण ने स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को रखा। मुझे बस आपकी यही सीधी खाने की बात है तो बहुत पसंद आई है। कामिनी ने अपनी अदाएं भी खेलते हुए अपने निचले होंठ को दांतों से काटते हुए कहा। कहीं ना कहीं कामिनी की अदाएं करण के अंदर उत्तेजना उत्पन्न कर रही होती है। ठीक है, अगर आप इतना का ही रहे हैं तो मैं आपको इस मीटिंग का रीजन बताती हूँ। मैं आपको मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन में लीडर टोकन प्राप्त करते हुए देखा था और इतनी कम उम्र में इतनी अधिक शक्ति हासिल करने वाला इंसान कोई मामूली तो नहीं हो सकता।
अपनी बात जारी रखते हुए कामिनी करण की आंखों में देखते हुए कहती है, क्या इतनी वजह है? काफी नहीं, हमारे नजदीक मेरा मतलब दोस्ती के लिए काफी है। आप अभी भी असल मुद्दे को छुपा रही है। क्या आप मुझे यहाँ बुलाने का स्पष्ट कारण नहीं बता सकती? अगर ऐसा नहीं है तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। करण ने अपनी बात पूरी की तथा खड़ा होने लगा। अरे आप तो नाराज हो रहे हैं? कमीनी ने करण का हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बैठे हुए कहा तथा आगे कहा, चलो मैं आपको असल वजह बता ही देता हूँ। ये कहते हुए कामिनी करण की आंखों में देखने लगती है। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज्यादा भी लुभावना हूं कि आपकी नजरें मेरे चेहरे से है ही नहीं रही। करण ने कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कमीनी ने कहा तथा अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दरअसल मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी का इलाज कीजिए। पर मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। करण ने तपाक से ये कंपनी की बात को जवाब देते हुए कहा। लेकिन मेरी बेटी को कोई डॉक्टर वाली बीमारी नहीं है। उसे कोई हाई लेवल का ग्रांड मास्टर या यूं कहे कि एक कल्टीवेटर ही ठीक कर सकता है। और जहां तक मैंने आपको ऑब्जर्व किया है, आप एक सामान्य इंसान या ग्रैंड मास्टर से कहीं ज्यादा अलग है। कामिनी ने करण की चेहरे को देखते हुए अपनी बात को कंप्लीट किया। क्या आप कल्टीवेटर के बारे में और कुछ भी जानती हैं? करण ने अपनी चेहरे की हैरानी के भावों को बड़े कुशलता से छुपाते हुए कामिनी से पूछा। हाँ, लेकिन उन्हें अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना नहीं आता। वह केवल ऊर्जा के एक मामूली से रूप को ही समझ पाते हैं। और जहां तक मैंने आपको देखा है, आपने अपनी ऊर्जा से ही उसे चट्टान को तोड़कर वह लीडर टोकन हासिल किया था। क्या मैं सही कह रही हूँ? कमीनी ने अपनी नजरें करण के चेहरे से बिना हटाए हुए ही सवाल किया। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मुझे ही ढूंढने यहाँ आए हो। यहाँ आने का आपका कारण क्या था? करण ने फिर से कामिनी से पूछा। मेरा यहाँ आने का कारण ओशियन सिटी में आज शाम को होने वाली नीलामी है, जहां पर आने वाली चीजों को कुछ कल्टीवेटर भी खरीदने के लिए आते हैं। इस नीलामी में अलग अलग देश में दुनिया से लोगों को इनवाइट किया जाता है और मैं वहां पर अपनी बेटी के लिए इलाज ढूंढने ही आई थी। कामिनी में करण से कहा। तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? करण ने इधर उधर नजरें घूमते हुए कामिनी से पूछा। मेरा इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा कोई भी नहीं है। मेरे हस्बैंड इंडिया के एक बिजनेसमैन थे जो एक एक्सीडेंट में अपनी जान को खो बैठे तथा मैं उनके एक दोस्त के पॉलिटिक्स कनेक्शन के मदद से ही यहाँ पर अपनी बेटी के लिए इलाज ढूंढने के लिए आप आए हूँ। कामिनी ने अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताते हुए करण को कहा। ठीक है, तुम्हारी बेटी को दिखाओ, मैं उसका चेकअप करके तुम्हें बता सकता हूँ कि वह ठीक हो सकती है या नहीं। मुझे जितना होगा मैं उतना कर दूंगा। करने कहा। वह यहाँ नहीं है, मैंने उसे ओशियन सिटी में होने वाली नीलामी के पास वाले होटल में रूम ले रखा है, वही रेस्ट करने के लिए छोड़ रखा है। मैं भी अब कुछ देर में वहां के लिए निकलने वाली हूँ। कामिनी ने करण से कहा, अगर आप चाहे तो आप भी साथ में आ सकते हैं। ठीक है, मैं अपने आप वहां पहुंच जाऊंगा। करण ने कामिनी से कहा। ये कहते हुए करण खड़ा हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी बेटी के इलाज के लिए तैयार हुए। कामिनी ने अपनी गर्दन झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर करण का विवाह धन करते हुए कहा। इसमें थैंक यू कैसा? अगर मैं यही इलाज कर सकता हूं तो मैं जरूर ट्राई करूंगा। कारण नहीं मुस्कुराते हुए कहा। वैसे आपने बताया नहीं, आप इस इलाज के बदले में क्या चार्ज करना चाहते हैं? कामिनी ने कारण से उसकी फीस पूछते हुए कहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ से कुछ ही दिनों में इंडिया के लिए निकलने वाला हूँ। अगर आप कुछ करना ही चाहती हैं तो मेरे वहां तक जाने की व्यवस्था करवा दीजिए, क्योंकि मार्शल आइलैंड के लोग यहाँ से सिर्फ हमें हमारी नई आइडेंटिटी ही दे सकते हैं, वहां तक जाने के संसाधन नहीं। करण ने कुछ सोचते हुए कामिनी से कहा। ठीक है, अगर आप मेरी बेटी का इलाज कर देते हैं तो मैं वह आपके साथ जाने वाले सभी लोगों की इंडिया जाने की व्यवस्था कर दूंगी। कमीनी ने मुस्कुराते हुए कहा तथा करण से हंदशके किया। करण होटल से निकलकर वापस अपने विला की तरफ जाने लगता है। वही कामिनी भी ओशियन सिटी के लिए निकल जाती है। अभी कट ड्राइव करते हुए बिल्ला पहुंचने ही वाला होता है कि तभी उसके फोन पर मीरा का कॉल आता है। करण कॉल उठाते हुए पूछता है, हाँ मेरा, कहो क्या हुआ? बस आज ओशियन सिटी में एक नीलामी होने वाली है, क्या आप वहां जाना चाहेंगे? उसकी इन्विटेशन आया हुआ है, मीरा ने करण से पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं वहां जाने वाला हूँ और तुम वह प्रीति दोनों रेडी रहना, तुम भी मेरे साथ चल रही हो? करण ने कहा तथा अपने विला की तरफ गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। क्या हासिल करने वाला है करण नीलामी में? कैसे करेगा इलाज करण कामिनी की बेटी का? करण का कामिनी के प्रति आकर्षण कहां लेकर जाएगा दोनों के रिश्ते को? जानने के लिए पढ़ते रहिए द इमॉर्टल एम्पायर, CH24 ओशन सिटी। अब तक हमने पढ़ा कि करण कामिनी से उसकी बेटी का इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है तथा ओशियन सिटी में होने वाली नीलामी में जाने के लिए भी रेडी हो जाता है। अब आगे करण की गाड़ी कुछ ही देर में अपने विला में पहुंच जाती है, जहां पर प्रीति वह मीरा ऑलरेडी तैयार होकर करण का ही इंतजार कर रही होती है। हो तो तुम लोग रेडी हो, चलो फिर चलते हैं। ये कहते हुए करण टेबल से पानी की बोतल उठना है तथा पानी पीता है। बॉस, जाने से पहले आपने मुझे कुछ फैसला लेने के लिए कहा था, मैं पूरी तरीके से अब आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। आगे आप जैसा भी चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मीरा ने काफी ऑनेस्टली करण के सामने हिम्मत करके अपनी बात रखी। ठीक है, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, अभी के लिए हमें ओशियन सिटी निकालना चाहिए। कुछ ही देर बाद करण की गाड़ी मैन सिटी से ओशियन सिटी जाने वाले रोड पर रफ्तार से दौड़ रही होती है, जहां मीरा गाड़ी ड्राइव कर रही होती है। वही करण पैसेंजर सीट पर बैठा होता है तथा प्रीति पीछे की सीट पर बैठी चारों तरफ अपनी आंखें घुमाकर शहर की खूबसूरती को देख रही होती है। यूं ही एक लंबे सफर के बाद तीनों नीलामी करवाए जाने वाले होटल के अंदर पहुंचते हैं। होटल के एंट्रेंस पर ही तीनों के इनविटेशन कार्ड चेक होते हैं तथा उन्हें अंदर एंट्री मिल जाती है। सभी लोग एक बड़े से ऑडिटोरियम में चले जाते हैं, जहां पर सभी के लिए एक पर्सनलाइज्ड केबिन बना हुआ होता है। अरे बड़े भाई तुम यहाँ, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ मिल जाओगे। ये कहते हुए विजय आगे बढ़कर करण के गले लग जाता है।
अरे तुम भी यहाँ हो, चलो तुमसे मिलकर अच्छा लगा, करण ने विजय से कहा तथा तभी सूर्य प्रताप आगे बढ़कर कारण से हाथ मिलाते हुए कहता है, हेलो कारण, कैसे हो तुम? क्या तुम भी इस नीलामी में कुछ दिलचस्पी रखते हो? मैं ठीक हूँ सूर्या भाई, मुझे नीलामी में ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं, लेकिन अगर कुछ पसंद आया तो जरूर खरीद लूंगा। वैसे मुझे यहाँ पर किसी दोस्त से मुलाकात करनी थी, करण ने सूर्य को जवाब देते हुए कहा। हेलो मास्टर, आप कैसे हैं? तभी कारण के पीछे से एक आवाज आती है जो सर झुकाकर कारण को ग्रीट करते हुए कहता है, आओ राजेंद्र आओ, तुम भी यहाँ पर आए हो क्या? कारण ने एक मुस्कुराहट के साथ राजेंद्र का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा। राजेंद्र एक शुरुआती ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन चुका था। कारण अपनी निगाहें घूमकर चारों तरफ देखा है तो उसे काफी जन पहचाने बड़े बड़े चेहरे दिखाई देते हैं। तभी उसका ध्यान उन चेहरों के बीच से होते हुए एक लड़की पर चला जाता है। यह कोई और नहीं अवनी शेरगिल होती है, जो कि करण की टीचर है। नहीं थी, वह अपनी फैमिली के साथ है, इस ऑप्शन को अटेंड करने आई होती है। अभी सभी लोग आपस में मिलकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सबका ध्यान एक खूबसूरत सी महिला की तरफ आकर्षित होता है। ये कोई और नहीं बल्कि कामिनी होती है, जो अपनी मनमोहक अदाओं के साथ चलती हुई कारण की तरफ आ रही होती है। हेलो मिस्टर करण, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी यहाँ पर मिल जाएंगे, कामिनी ने कामुकतापूर्ण अभिवादन करते हुए कारण से कहा। हेलो मिस कामिनी, कारण ने भी एक जेटली रूप से ग्रीटिंग को एक्सेप्ट करते हुए कहा। सभी लोगों ने कामिनी को ग्रेट किया था, कामिनी में भी सभी को ग्रेट किया। वही कामिनी व्याकरण को आपस में बातें करते देखा। दूर से एक जोड़ी निगाहें थोड़ी जलन से उन्हें घर रही होती है, जिसका एहसास कारण को ही नहीं बल्कि कामिनी को भी हो जाता है। वह अपनी गर्दन घुमाकर देखती है तो यह कोई और नहीं बल्कि अवनी होती है। कामिनी कारण से धीरे से कहती है, लगता है आपके पास खूबसूरती की कोई कमी नहीं है, दूर दूर से निगाहें आपको देखने के लिए तरस रही है। नहीं, मुझ में ऐसा भी कुछ खास नहीं है मिस कामिनी, लेकिन आपकी अदाएं कुछ ज्यादा ही आकर्षक है, करण ने भी जेटली फ्लर्ट करते हुए कामिनी से कहा। हाँ, मेरी अदाओं का तो कोई जवाब ही नहीं, अगर कभी वक्त हो तो अकेले में मिलकर हम एक दूसरे को अपनी अपनी अदाएं दिखाते हैं। कामिनी ने एक आंख बंद करके तथा अपने निचले होंठ को दांतों से काटते हुए सेडेक्टिव तरीके से कारण को अप्रोच करते हुए कहा। इन बातों को हम भविष्य के लिए छोड़ देते हैं, अगर कुछ होना होगा तो वह होकर ही रहेगा, कारण ने भी एक टीचिंग वे में कामिनी को जवाब देते हुए कहा। अभी सभी लोग आपस में बातें करने में बिजी थे ही कि तभी हाल में एक अनाउंसमेंट होती है। सभी रिस्पेक्ट गेस्ट से हमारा रिक्वेस्ट है कि वह अपने अपने केबिन में चले जाएं, हम उनके अनुसार प्रबंध उनके केबिन में करवा देंगे तथा कुछ ही समय में नीलामी हाल के आइटम की लिस्ट उनके पास पहुंच जाएगी। तब तक के लिए आप हमारी सेवाओं का आनंद ले सकत हैं। अनाउंसमेंट खत्म होते ही बहुत से सर्वेंट टाइप की ड्रेस पहने हुए लड़कियां हॉल में आती है तथा हर गेस्ट को उनके केबिन की तरफ ले जाने लगती है। ठीक है मिस कामिनी, अब हमें चलना चाहिए, करण ने कामिनी से कहा तथा उसे सर्वेंट के पीछे जाने लगता है कि तभी कामिनी की आवाज कारण के कानों में पड़ती है। मैंने इसी होटल के रूम नंबर 169 में रूम बुक कर रखा है, बाकी का काम हम वही मिलकर करेंगे, कामिनी ने सेडेक्टिव आवाज में कारण से कहा। ठीक है मिस कामिनी, मैं आपको वही मिलता हूँ, कारण ने जेटली कहा तथा उसे सर्वेंट के पीछे पीछे केबिन की तरफ जाने लगता है। वह आपसे किस तरह का काम करवाना चाहती है? रूम में बुलाकर मीरा ने थोड़ा नाखुशी से कारण से पूछा। फिलहाल के लिए तो वह अपनी बेटी का ट्रीटमेंट मुझे करवाना चाहती है, करण ने मीरा के कान की तरफ झुकते हुए कहा। अपनी बात आगे जारी रखते हुए कारण ने फिर से मीरा के कान में कहा, लेकिन तुम्हें इस बात से ज्वेलर्स नहीं होना चाहिए, पता नहीं भविष्य में मेरे संबंध बहुत सी लड़कियों के साथ हो सकते हैं तो तुम अपने अंदर जलन की भावना उत्पन्न नहीं होने दे सकती हो, करण ने बोलते हुए मीरा के कानों को चूम लिया। मेरा कोई जवाब नहीं दे पाती है, वह शर्मा कर अपनी गर्दन झुकते हुए चुपचाप प्रीति के साथ है, उसका हाथ पकड़कर कारण के पीछे पीछे चलने लगती है। क्या क्या आइटम होने वाले हैं? ओ आधा कशना में कैसे करेगा कारण इलाज कामिनी की बेटी का? क्या कुछ खास खरीद पाएगा कारण ऑक्शन से? क्या नया रिश्ता बनेगा कामिनी व कारण के बीच? जानने के लिए पढ़ते रहिए द इमॉर्टल एम्पायर CH25 रोमांस विथ मीरा। अब तक हमने पढ़ा कि नीलामी के ऑर्गेनाइजर्स ने सभी को उनके केबिन में भेज दिया तथा नीलामी में आने वाले आइटम की लिस्ट भेजने का कह दिया गया था। ए फ्लैट आगे करण, प्रीति वह मीरा तीनों केबिन में लगे लग्जरी सोफे पर बैठ जाते हैं। सामने नीचे स्टेज दिखाई दे रहा होता है जहां पर नीलामी हाल के लोगों की चहलकदमी दिखाई दे रही होती है। कारण सभी चीजों को अच्छे से देख ही रहा होता है कि तभी बाहर से केबिन का दरवाजा लॉक होता है। कमिंग, कारण अंदर से ही कहता है। एक वेटर अंदर आता है तथा एक मेनू टाइप का चार्ट कारण की तरफ बढ़ते हुए कहता है, सर यह नीलामी में आने वाली चीजों की लिस्ट है। कारण भी वह एनवेल्प ले लेता है तथा वाटर को जाने का इशारा करता है। करण मनु को लेकर सोफे पर बैठ जाता है तथा उसके अगल बगल मीरा में प्रीति बैठ जाती है। करण लिस्ट को खोलकर देखा है तो उसमें चीजों की फोटो तथा उनके नाम व जानकारियां लिखी होती हैं, वहीं कुछ चीजों की केवल फोटो ही लगी होती है। करण का ध्यान एक चट्टान के टुकड़े तथा एक आयरलैंड की फोटो पर जाता है। ये चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, करण ने धीरे से कहा तथा एनवेल्प को नीचे टेबल पर रख देता है। तभी मेरा कारण से कहती है, क्या आप नीलामी से कुछ लेने वाले हैं? हाँ देखता हूँ, अगर कुछ पसंद आता है तो उसे खरीदेंगे। करण ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई तथा अपना हाथ बढ़ाकर प्रीति वह मीरा दोनों की कमर में डाल लेता है। प्रीति का व्यवहार तो सामान्य रहता है, लेकिन मेरा इससे शर्मा जाती है, परंतु है कारण को नहीं रुकती है। तभी फिर से दरवाजा नॉकर होता है। कमिंग, कारण नहीं बैठे बैठे लाउड आवाज में कहता है। बाहर से एक वेट्रेस कुछ खाने पीने का सामान लेकर अंदर आ जाती है तथा कारण के सामने की टेबल पर रखने लगती है। उसका ध्यान कारण की खूबसूरती पर जाता है। नीली आंखें, हैंडसम फेस, शार्प जो लाइन, कारण दिखने में किसी ग्रीक गॉड के जैसा लग रहा होता है। तभी उसका ध्यान कारण के बगल में बैठी दो खूबसूरत लड़कियों पर भी जाता है। प्रीति वह मीरा दोनों किसी स्वर्ग की अप्सरा से काम नहीं लग रही होती है।
सभी को देखते हुए वेट्रेस का ध्यान थोड़ा सा है जाता है, जिससे उसके हाथ में पड़ा खाने का सामान प्रीति के गाउन पर गिर जाता है। अचानक से हुई घटना से वेट्रेस डर जाती है, इसलिए वह सॉरी सॉरी कहने लगती है। इट्स ओके, तुम जा सकती हो, मीरा ने वेट्रेस से कहा तथा उसे जाने का इशारा किया। तुम दोनों बैठो, मैं अभी आता हूं, ये कहकर प्रीति वॉशरूम की तरफ चली जाती है, जो कि केबिन में ही अटैक बना हुआ था। क्या तुम्हें कुछ खाना है? करण ने मीरा से पूछा। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, मीरा ने कारण को जवाब देते हुए कहा। आप कुछ खा लीजिए, मीरा ने कारण को फिर से कहा। ठीक है, मैं खा लेता हूं, करण ने कहा। मीरा की कमर को पकड़कर कारण अपनी गोद में बैठा लेता है। करण के इस क्रिया से मीरा हैरान होकर अपनी मोटी मोटी आंखों से उसे देख ही रही होती है कि तभी उसे एहसास होता है कि करण का एक हाथ है उसकी गर्दन के पीछे जा रहा है। मीरा की धड़कनें बेकाबू होने लगते हैं, परंतु वह कोई भी विरोध नहीं जताती। धीरे धीरे कारण के होंठ मीरा की मुलायम होठों की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे महसूस कर मीरा की आंखें बंद हो जाते हैं। मीरा को अपने मुलायम होठों पर कारण के सख्त फोटो का एहसास होता है तथा उसे अपनी कमर पर एक हाथ घूमता हुआ महसूस होता है, जो उसे बहुत प्यार से सहला रहा होता है। मीरा भी कारण के किस का रिस्पांस करने लग जाती है तथा दोनों के वोट एक दूसरे को खाने के लिए चलने लग जाते हैं। धीरे धीरे दोनों का की प्रेसिडेंट होने लगता है तथा एक दूसरे की जीभ आपस में उलझने लग जाती है। मीरा के हाथ है कारण के बालों को सहला रहे होते हैं, वही कारण का एक हाथ मीरा की गर्दन को सपोर्ट किए हुए था तथा दूसरा हाथ बड़ी कामुकता से मीरा के नितंबों पर घूम रहा होता है, जिससे मीरा और ज्यादा उत्तेजना महसूस करने लगती है तथा मीरा की सांस ऊपर नीचे होने लगती है, जिससे मीरा के मीडियम साइज के उभार कारण की चेस्ट पर रगड़ खाने लगते हैं। कारण इसे वाइल्ड होने लगता है तथा मीरा के होठों पर बीते करते हुए उन्हें छोड़कर मीरा की नेक पर किस करने लग जाता है। मीरा के हाथ कारण के कंधों पर आ जाते हैं, वही कारण काफी जेटली मीरा के कॉलर बोन पर किस करते हुए बीते करने लगता है, जिससे मीरा किसी स्कीम निकलने लगती है। मीरा किसी से क्या कारण को और ज्यादा जोश दिला रही होती है, जिस कारण मीरा के टॉप को थोड़ा सा नीचे किसका करे उसके उभरे के ऊपर की तरफ चमन लगता है। अभी दोनों मदहोशी में कोई ही हुए होते हैं कि तभी नीलामी हाल के अनाउंसर की आवाज आती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका इंतजार अब खत्म होता है और अब हम नीलामी शुरू करने जा रहे हैं। अनाउंसर की आवाज सुनकर दोनों अलग होते हैं। करण मीरा के कपड़े सही करने लगता है, वही मीरा लंबी गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करने लगती है। मीरा का कारण दोनों के होठ इस समय एकदम लाल हो चुके थे, वही मीरा के गर्दन पर बीते के निशान साफ देखे जा सकते थे। तभी मीरा का ध्यान सोफे के पास में बैठी प्रीति पर जाता है, जो बड़े आराम से स्नैक्स खा रही थी। मीरा कोई से बहुत शर्माती है, वह अपनी लाल चेहरे को कारण के सीने में फिर से छुपा लेती है। मीरा को यूं शर्माते देख प्रीति कहती है, कोई नहीं, तुम्हें इसकी जल्दी आदत हो जाएगी। मीरा अभी विक्रम के गोद में बैठी रहती है तथा सभी का ध्यान आगे नीलामी की तरफ चला जाता है। क्या क्या आइटम आने वाले हैं नीलामी हाल में? कौन सा पत्थर है जिसने खींचा है कारण का ध्यान अपनी तरफ? क्या मीरा और करण की नजदीकियां बढ़ेंगे आगे या दोनों का सफल रहेगा यही तक? जानने के लिए पढ़ते रहिए द इमॉर्टल एम्पायर CH26 ऊर्जा स्टोन। अब तक हमने पढ़ा कि कारण और मीरा एक दूसरे को पेशी नेटली की करते हैं तथा दोनों के रोमांस को ब्रेक करने के लिए नीलामी हाल के अनाउंसर की आवाज नीलामी को शुरू करने के लिए आ जाती है। अब आगे आज की नीलामी की शुरुआत में हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक एशियन टाइम की फ्लावर मिस्टेक स्वॉर्ड, जो कि इतिहास में अपने आप में एक महानायक की साथी रही है। एक्शन करने वाला असिस्टेंट उसे रियर शब्द की डिटेल्स सभी को दे रहा था, तभी केबिन के अंदर मीरा अचानक से कारण से कहती है, ये तलवार तो 200 साल पहले ही कहीं से चोरी हो गई थी, यह भी यहाँ पर आ गई। क्या तुम इसके बारे में पहले से जानती हो? करण ने मीरा से पूछा। हाँ, मैंने इसके बारे में एक आर्टिकल में देखा था, ये काफी रेयर स्वॉर्ड है। अच्छा, ऐसे ही नीलामी जारी रहती है। स्वॉर्ड लगभग 250 करोड़ के आसपास में बिक जाती है। धीरे धीरे करके कुछ एंटीक स्टैचू, रेयर मेडिसिन, हजारों साल पुराने अवशेष आदि नीलामी में बिकने के लिए आते हैं, परंतु कारण को किसी में भी दिलचस्पी नहीं आती है। धीरे धीरे सभी काफी ऊंची कीमतों में बिकने लग जाते हैं। ऐसे ही नीलामी का लगभग 1 घंटा गुजर जाता है। इसे 1 घंटे में करण को महसूस होता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर लोग आए हुए हैं, जो चीजों पर पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। ऐसे ही नीलामी सामान धीरे धीरे गुजरा जाता है, लेकिन तभी एक नशे का टुकड़ा तथा एक पत्थर स्टेज पर लाया जाता है। कारण वह नशे का टुकड़ा देखकर तुरंत पहचान जाता है। यह नशे का टुकड़ा जो कारण के हाथ में है, उसे टुकड़े का एक हिस्सा है, जिससे मिलकर वह नक्शा पूरा होता है तथा साथ में ही कारण का ध्यान वह पत्थर भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। तभी केबिन में प्रीति की आवाज कारण को सुनाई देती है, ऊर्जा पत्थर? क्या वह नक्शा ऊर्जा पत्थर की जगह का है? ऊर्जा पत्थर? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं नक्शा ऊर्जा पत्थर का होगा? कारण ने प्रीति से पूछा। मुझे बस ऐसा लगा क्योंकि उसे नशे के पास में पड़ा हुआ पत्थर ऊर्जा पत्थर का सबसे बेकार हिस्सा है, लेकिन अभी भी इसमें इतनी ऊर्जा है कि यह एक छोटे से बम धमाके जितना विस्फोट कर सकता है। अभी सभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ऑर्गेनाइज फिर से अनाउंस करते हैं, क्या इस टुकड़े को कोई भी खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखता है? सभी को ये खरीदना व्यर्थ ही लग रहा था, क्योंकि यह नशे का टुकड़ा पूरे नक्शे के साथ नहीं मिल रहा था तथा साथ में ही वह पत्थर भी सभी को व्यर्थ ही लग रहा था। इसकी कीमत मात्र 20 करोड़ रुपए है। क्या कोई भी अनुभवी व्यक्ति इस नहीं लेना चाहता? अनाउंसर ने एक बार अंतिम प्रयास करते हुए कहा। अनाउंसर की इस कोशिश के बाद भी कोई भी सामने से वह खरीदने नहीं आता है, इसलिए वह उसे स्टेज से हटाने ही वाला होता है कि तभी अनाउंसर को एक आवाज सुनाई देती है, 20 करोड़ में देने के लिए तैयार हूं। इस आवाज में सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सभी वीआईपी लोगों ने अपने केबिन से करण के केबिन की तरफ देखा, क्योंकि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि कारण की थी। हालांकि कुछ साधकों को ऊर्जा पत्थर से ऊर्जा महसूस हुई है, लेकिन उन्हें वह ऊर्जा इतनी छेद लगी कि उन्हें 20 करोड़ की कीमत बहुत अधिक लग रही थी। सभी बिजनेसमैन आपस में खुश और कर रहे थे, सभी को यह खरीदने वाला व्यक्ति मूर्ख लग रहा था।
एक्शन होस्ट करने वाले को भी कहीं ना कहीं ये चीज खरीदने वाला मूर्ख ही लग रहा था, लेकिन अनाउंसर ने उसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिया तथा करण को वह सामान भिजवाकर अगले सामान का इंतजार करने लगा। करण का दरवाजा लॉक होता है तथा एक वेट्रेस एक बड़े से थाली जैसी दिखने वाली चीज में वह पत्थर तथा वह नशे का टुकड़ा लेकर अंदर आती है। करण के सामने टेबल पर वह सामान रखकर ऊपर करण की तरफ देखती है, जिसकी गोद में मीरा आंखें बंद करके गहरी नींद में सोई हुई थी। सर, आप पेमेंट कैसे करना चाहेंगे? बड़ी सलीमता से उसे एड्रेस में मुस्कुराते हुए करण से पूछा। का कोर्स कार्ड से ही करूंगा ना। ये कहते हुए करण ने रेयर ब्लैक मील एक अनलिमिटेड कार्ड निकाल तथा उसे लड़की द्वारा लाई गई मशीन में स्वीप कर 20 करोड़ की पेमेंट कर दी। थैंक यू सर। यह कहते हुए वह एड्रेस बाहर की तरफ चली जाती है। बाहर की तरफ नीलामी जारी रहती है तथा तब तक करण वह टुकड़ा प्रीति को देते हुए कहता है, क्या यह ऊर्जा पत्थर तक जाने का रास्ता हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन ऊर्जा पत्थर तो केवल वहां मिलते हैं जहां पर फेरी रहती है। प्रीति ने कुछ याद करते हुए करण से कहा। तेरी यह क्या होती है? करण ने प्रीति से पूछा। तेरी एक ऐसा जीव होती है जो इंसान होकर भी इंसान नहीं है। मतलब वह दिखने में तो बिल्कुल इंसानों के जैसी ही होती है, लेकिन उनके शरीर पर तितलियों के जैसे पंख होते हैं और उनकी हाइट सिर्फ 2 फीट होती है, लेकिन इनमें क्वीन फेरी की हाइट ऑलमोस्ट 3.5 या 4 फीट तक होती है। प्रीति ने एक संक्षिप्त विवरण देते हुए करण को समझाया। क्या तुम कुछ और भी इनके बारे में जानती हो? करण ने उत्सुकता मीरा की पीठ को सहलाते हुए प्रीति से पूछा। हाँ, मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ, क्योंकि यह प्रजाति बहुत पहले इमोर्टल लैंड पर हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ ही है पता नहीं कैसे पर विलुप्त हो गई। इनमें पुरुष व महिला दोनों प्रकार की फेरी होती है। महिला फेरी इनमें प्रधान होती है तथा पुरुष फेरी को केवल नौकर के रूप में ही रखा जाता है तथा साथ में ही उनसे प्रजनन के लिए ही पाला जाता है। क्या मैं कुछ समझ नहीं पाया? तुम कुछ आसान शब्दों में समझ सकती हो? करण ने प्रीति के गालों पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा। इससे प्रीति हल्का सा शर्मा जाती है तथा अपने आप पर काबू करते हुए कहती है, ठीक है, इस बारे में हम यहाँ से फ्री होकर बात करेंगे। अभी के लिए आप अपना ध्यान नीलामी पर लगाए। अब ये फेरी कौन सा भूचाल लेकर आने वाली है करण की जिंदगी में, और कैसे हासिल करेगा करण ऊर्जा स्टोन, और क्या इस्तेमाल में लगा इन ऊर्जा पत्थरों का? जानने के लिए पढ़ते रहिए द इमॉर्टल एम्पायर, CH27 फेरी और ड्रैगन। अब तक हमने पढ़ा कि करण ने नीलामी से एक नशे का टुकड़ा तथा एक ऊर्जा पत्थर खरीदा। वही प्रीति को लगता है कि वह नशे का टुकड़ा व ऊर्जा पत्थर दोनों एक ही जगह से आए हुए हैं और उसे जगह जरूर फेरी रहती होगी। करण को फेरी के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वह उनसे बारे में प्रीति से पूछता है। अब आगे प्रीति करण को फ्रिज के बारे में बताते हुए कहती है कि उनके बारे में हम घर जाकर बात करेंगे, अभी आप नीलामी पर ध्यान दे सकते हो। कट स्टेज की तरफ देखा है तो वहां पर एक पुराना सा दिखने वाला संदूक है। एक्शन हो रहा होता है, जिसे इग्नोर कर करण प्रीति की तरफ गार्डन घूमते हुए कहता है, उसे छोड़ो, तुम मुझे अभी इसी वक्त उनके बारे में बताओ। ठीक है, पेरिस में आंसेस्टर्स के रूल बहुत ही शक्ति से माने जाते हैं, जहां पर सिर्फ फीमेल फेरी थी राज करती है। बाकी मेल फ्रिज को केवल बच्चा पैदा करने के लिए, सहयोग करने के लिए ही रखा जाता है तथा उन्हें ऐसे सर्वेंट रखा जाता है और ऊर्जा स्टोन उन्हीं के आसपास बनते हैं, इसलिए मुझे लगा कि यह वहां से आए होंगे। कुछ और डिटेल बताओ इन पेरिस के बारे में, करण ने उत्सुकता से फिर से प्रीति से पूछा। इनके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन इनकी क्वीन को कैसे न कैसे करके काबू कर लिया जाए तो बाकी के सभी फेरीज सरेंडर कर देते हैं। भले ही यह एक जानवर की प्रजाति के हो, लेकिन यह इंसानों की तरह ही बोल सकते हैं, इंसानों की तरह ही दिखते हैं, बस इनमें विंग होते हैं। अच्छा, इनकी क्वीन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर मैं उन्हें कंट्रोल कर पाऊं तो हमारे पास बहुत अच्छे लोगों या यूं कहीं सर्वेंट की टीम हो जाएगी, करण ने मजाक में प्रीति से कहा। हम इनमें मेल फेरी को तो आसानी से हराया जा सकता है, उनकी ताकत एक सामान्य ग्रैंड मास्टर जितनी ही होती है, लेकिन फीमेल फेरीज व क्वीन फेरी को नहीं हराया जा सकता, क्योंकि उन्हें एनर्जी अटैक करने आते हैं, जो कि अभी तक आपने भी नहीं सीखे, प्रीति ने करण को टंट करने वाले लहजे में कहा। क्या कोई और तरीका नहीं है इनकी क्वीन शायरी को कंट्रोल करने का? हाँ, एक तरीका और है, प्रीति ने करण को जवाब देते हुए कहा। वह क्या है, उसके बारे में बताओ, करण ने प्रीति से पूछा। शादी, अगर तुम उसे किसी भी तरीके से शादी कर लेते हो तो भी वह तुम्हारी हो जाएगी तथा बाकी की फेरी और फीमेल भी तुम्हें अपने लीडर के रूप में स्वीकार कर लेंगे, प्रीति ने करण को बताया। लेकिन वह कैसे की जा सकती है? मतलब क्या मैं उसको जाकर बोलूंगा और वह हाँ कर देगी? करण ने फिर से प्रीति से पूछा। वह तुम पर अटैक करके तुम्हें जान से मार देगी अगर तुम उसके सामने सीधे चले भी गए तो, प्रीति ने करण को कहा और अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, इस बारे में मुझे नहीं पता कि तुम उसे कैसे कन्विंस कर सकते हो, लेकिन यही एकमात्र तरीका है जो काम रिस्की है। चलो ठीक है, इस बारे में हम फिर कभी सोचेंगे, करण ने कहा तथा प्रीति के कमर को सहलाने लगा। पृथ्वी करण के कंधे पर सर रखकर आंखें बंद करके लेट गई, वहीं निराकरण की गोद में न जाने कब से सोई हुई थी। तभी करण का ध्यान अनाउंसर की बात पर चला जाता है, जो कि एक बड़ी सी चट्टान को स्टेज पर दिखाते हुए कह रहा होता है, इस चट्टान को न तो किसी चीज से तोड़ा जा सकता है, न ब्लास्ट से उड़ाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल कोई कुशल कारीगर किसी चीज को बनाने में ही कर सकता है, जो अनंत काल तक चलेगी, क्योंकि इसकी मजबूती हमने विस्फोट द्वारा चेक की है। क्या कोई ह्यूमन बींग इसे खरीदना चाहेगा? इसकी शुरुआती कीमत मात्र 50 करोड़ रुपए है। ऐसा भी क्या खास है इसमें जो इसे कोई तोड़ नहीं पाया? करण ने धीरे से कहा। तभी प्रति अपनी आंखें खोलकर उसे चट्टान को देखते हैं और हैरानी से बोलता है, कुछ भी करके तुम इस चट्टान को खरीद लो, इससे तुम्हारा गैलेक्सी सूत्र का सेकंड मेथड टायर कंप्लीट हो जाएगा।
मतलब मैं समझा नहीं। करण ने प्रीति से पूछा, तुम्हें अपने सेकंड टायर में हड्डियां, त्वचा व मांसपेशियां मजबूत करनी है, जिसके लिए तुम्हें दिव्या जीवन का अवशेष चाहिए होगा। इसमें ड्रैगन का चेहरा ब्लू लाइन के हड्डियां में मानस के अवशेष की आभा आ रही है, क्योंकि मैं क्वीन कार्ड के साथ फ्यूजन कर रखा है, इसलिए मैं जीवन की आभा को अच्छे से महसूस कर सकती हूँ, प्रीति ने एक्सप्लेनेशन देते हुए कारण से कहा। ठीक है, इसे हम खरीदेंगे। ये कहते हुए कारण अपना ध्यान नीलामी पर लगता है, जहां इस पत्थर की कीमत अब तक बढ़कर 75 करोड़ हो चुकी थी। क्या कोई और भी है जो इसे खरीदना चाहता हूं? 75 करोड़, 75 करोड़ दो। तभी एक आवाज अनाउंस हॉल में फिर से गूंजता है। 80 करोड़। यह आवाज सुनकर फिर से सबका ध्यान है एक केबिन की तरफ चला जाता है, जो कि करण का ही होता है। सबको कारण किसी बेवकूफ से ज्यादा नहीं लग रहा होता है, जो कि फालतू की चीजों पर पैसा वेस्ट कर रहा हूं। भले ही यह चट्टान मजबूत हो, लेकिन इस प्रार्थना भी उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। कुछ ही देर में एक एड्रेस कुछ पेपर्स के साथ कारण के पास आती है, तथा वह पेपर कारण के सामने करते हुए कहती है, सर यह उससे बिग स्टोन की डिटेल्स में ओनरशिप पेपर है कि पेन पर साइन कर। पेमेंट मशीन आगे बढ़ते हुए कहती है, आप पेमेंट कर सकते हैं। कर्ट पेपर से ले लेता है, वह साइन करके अपने पास रख लेता है तथा कार्ड से 80 करोड़ की पेमेंट कर देता है। वह फीमेल वेटर वहां से चली जाती है तथा कारण प्रीति से पूछता है, मुझे इसका कैसे उसे करना होगा? क्या इसके साथ कुछ और भी चाहिए होगा? हाँ, कुछ जड़ी बूटियों और चाहिए होगी, प्रीति ने कहा, तथा साइड में पड़ी कुछ पेपर से जो कि पूरी तरीके से खाली थे, उन्हें उठाते हुए उन पर जड़ी बूटियां के नाम लिखकर कारण को दे देती है। वहां पर 7 अलग अलग जड़ी बूटियां के नाम लिखे हुए थे। अगर उन सब की फोटो क्लिक करके राजेंद्र को भेजते हुए कहता है, इन्हें कल सुबह तक किसी भी हालत में ढूंढो। जड़ी बूटियां की सभी डिटेल्स बचने के बाद कारण 1000 करोड़ राजेंद्र के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। ये जड़ी बूटियां ज्यादा रेयर नहीं हो, लेकिन बहुत महंगी जरूर होती है, तथा साथ में ही कारण को यह 500 से 1000 साल पुरानी चाहिए थी। अभी करण अपना सब छोटा मोटा मामला निपट ही रहा होता है कि तभी ऑप्शन हॉल मिस्टेक की लाइट ऑफ हो जाती है तथा प्रोजेक्टर से वहां पर कुछ फोटोज दिखाई जाने लगते हैं। किस चीज की फोटो दिखाई जा रही है स्टेज पर, जानने के लिए पढ़ते रहिए द इमोर्टल एम्पायर। CH-28 आयरलैंड खरीदना। अब तक हमने पैदा की करने ड्रैगन के अवशेषों वाली वह चट्टान खरीद लेता है तथा उसके साथ में काम में आने वाली जड़ी बूटियां की लिस्ट राजेंद्र को भेजकर मंगवाने के लिए कहता है। तभी एक्शन हॉल की लाइट से बंद होकर प्रोजेक्टर से वहां पर कुछ फोटोज दिखाई जाने लगती है। अब आगे हाल में एक बड़ों से प्रोजेक्टर से एक बहुत ही सुंदर आयरलैंड की तस्वीर दिखाई जाने लगते हैं। पहली तस्वीर में एक गोलाकार वह घने जंगल से भरा हुआ आइलैंड दिखाया जाता है। दूसरी फोटो में उसे आयरलैंड के मध्य कुछ अलग अलग प्रजाति के खूंखार जानवरों की फोटो दिखाई जाती है। तीसरी फोटो के अंदर उसे आइलैंड पर एक सुंदर वाटरफॉल दिखाया जाता है, जो कि मीडियम साइज की पहाड़ियों से गिर रहा होता है। तथा फोर्थ पिक में आयरलैंड के सुंदर भी क्लीन बीच दिखाए जाते हैं, जो कि ओशियन स्टोन से वह साफ समुद्री रेत से बने हुए थे। इन खूबसूरत दृश्य को देखकर हर केबिन में एक सन्नाटे का सामान हॉल बन जाता है। वह क्या खूबसूरत आइलैंड है। कारण के कानों में मीरा की आवाज पड़ती है, जो कि प्रोजेक्टर से बनी पिक को देखकर आयरलैंड की खूबसूरती की तारीफ कर रही होती है। बेबी डॉल तुम उठ गई क्या? किरण ने प्यार से मीरा के सर को सहलाते हुए पूछा। करण के इस प्यार भरी आवाज में स्पर्श से मीरा के गाल गुलाबी हो जाते हैं और वह अपनी गर्दन हमें हिलाते हुए सामने देखने लगती है। तभी नीलामी अनाउंस करने वाले अनाउंसर की आवाज सबके कानों में पड़ती है। ये हमारी नीलामी का लास्ट आइटम है। हालांकि बहुत से बड़े बिजनेसमैन केवल इसी के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आप सबका इंतजार अब खत्म हुआ। वह नशे का टुकड़ा तथा ऊर्जा पत्थर भी इसी आयरलैंड के एक किनारे से मिला है। ये कहते हुए बहन आंसर करण की उत्सुकता बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे कारण एक बेवकूफ अमीर ज्यादा लग रहा होता है। वहीं के बिन में प्रीति कारण से कहती है, इस आयरलैंड की प्राकृतिक ऊर्जा भी देखने में काफी घनी है। अगर पॉसिबल हो सकता है तो हमें इसे खरीदना चाहिए। हाँ जरूर, हम इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। करण ने इतना कहा था, नीलामी पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगा। तो आप सभी को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हुए हम इस नीलामी की शुरुआत करते हैं। इस आयरलैंड की शुरुआती कीमत 3500 करोड़ है। अब आप सभी स्कीम बिडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये कहते हुए अनाउंसर चुप हो जाता है, लेकिन तभी हॉल में एक के बाद एक आवाज गुंजने लगते हैं। 4000 करोड़, 4.5 करोड़, 5000 करोड़, 5500 करोड़, 6000 करोड़, ऐसे कर करके आयरलैंड की कीमतें बढ़ाते हुए लगभग 35,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। अभी लगभग सभी छोटे मोटे बिजनेसमैनों ने अपनी किस्मत आजमा ली थी। अब बारी थी बड़े बड़े धुरंधरों के मैदान में उतरने की। अब केबिन में से आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। 40,000 करोड़। सभी छोटे बिजनेसमैन एक के बाद एक केबिन की तरफ मुंह उठाकर देखने लग जाते हैं। तभी दूसरे केबिन से आवाज आती है 45,000 करोड़। इसके बाद तीसरे केबिन से 50,000 करोड़, फिर चौथ केबिन से 55,000 करोड़, 56,000 करोड़, 57,000 करोड़, ऐसे करते करते बिडिंग अपने अंतिम मोड पर पहुंच जाती है। यहाँ पर आकर ऑलमोस्ट आयरलैंड की बिल्डिंग खत्म होने को थी, तो अनाउंसर ने बिडिंग बढ़ाने के लिए अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, इस आइलैंड पर किसी भी कंट्री का कोई रूल लागू नहीं होता। आप अगर इसे खरीदते हैं तो अपने लिए एक स्वतंत्र देश भी घोषित कर सकते हैं। यह आपको पूर्वांतीय खतरों से आजाद है। यह एक से अधिक देशों की सीमा में आने के कारण नो फ्लाई जोन में भी आता है, इसलिए आप पर किसी भी प्रकार की जासूसी का कोई खतरा भी नहीं रहेगा। आखिरकार अनाउंसर की मेहनत रंग लाए और कीमतें फिर से बढ़ाना स्टार्ट हुई। 58,000 करोड़, 59,500 करोड़, 59,700 करोड़, ऐसे करते करते कीमत 599 करोड़ पर आकर रुक जाती है। क्या कोई और इसे खरीदना चाहेगा? अनाउंसर ने फिर से लास्ट कॉल देते हुए सभी केबिन की तरफ निकले। घूमते हुए देखा उसकी निगाहें कारण के केबिन पर आकर रुक जाती है। उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि यह केबिन वाला भी जरूर कोई ना कोई बड़ी बोली लगाएगा।
उसे अनाउंसर को ज्यादा निराश ना करते हुए कारण ने भी अपनी बोली लगाते हुए कहा 60,000 करोड़। सभी केबिन की तरफ देखने लगी। सभी को लगा कि यह इस नीलामी की अंतिम बोली होगी, लेकिन तभी एक दूसरे केबिन से आवाज आती है 61,000 करोड़। करण उस केबिन की तरफ देखा है तथा अपनी चेतन को प्रसारित करके महसूस करने की कोशिश करता है कि उसे केबिन में कौन है, तो कारण को वहां पर एक अलग देश के कुछ लोगों का ग्रुप दिखाई देता है जो कि व्हीलचेयर पर बैठी एक लड़की के पीछे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े थे, जैसे कि वह किसी डिसिप्लिन टीम का हिस्सा रहे हो। कारण उन्हें इग्नोर करते हुए अपनी बोली आगे बढ़ता है 65,000 करोड़। कारण कोई है आइलैंड किसी भी कीमत पर चाहिए होता है, क्योंकि इस आइलैंड पर उसे फेरी मिलने के चांसेस थे तथा कारण को अपने लिए एक अलग बेस 20 टैबलेट से करना था जो फ्यूचर में कारण के अंपायर का हेड ऑफिस बनेगा। वह दूसरा ग्रुप आपस में कुछ बातें करता है जिन्हें कारण आध्यात्मिक चेतना से देख रहा होता है। वह अपनी फीलिंग बिल्डिंग लगाते हुए फाइनल बिडिंग करते हुए 68,000 करोड़ अनाउंस करते हैं। कारण तुरंत अपनी नेक्स्ट वीडियो 69,000 करोड़ अनाउंस करता है। कट के लिए भी है उसकी लास्ट बिडिंग थी, क्योंकि कारण को रहमान के असेट्स बेचकर लगभग 70,000 करोड़ ही प्राप्त हुए थे, जो कि ऑलमोस्ट वह है इस आयरलैंड को खरीदने में लगा चुका था। क्योंकि कारण यहाँ से जाने वाला था, इसलिए उसे इन पैसों को खर्च करने का कोई भी दुख नहीं था। क्योंकि कारण जो आइलैंड खरीद रहा था वह इंडिया से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर अब ओशन में है, जो कि कट के लिए एक प्लस पॉइंट था। अनाउंसर खुशी से पागल हो रहा था। कहा इस आयरलैंड की शुरुआत की कीमत 3.5 करोड़ थी, वही जो बढ़कर अब 69,000 करोड़ हो चुकी है। क्या कोई इससे बड़ी बोली लगाना चाहेगा? आंसर ने फिर से एक कॉल देते हुए सभी बिजनेस मास रिच पीपल्स के केबिन की तरफ देखा। लोगों को तो ये रकम भी वेस्ट ऑफ मनी ही लग रही होती है। करण की इस बिल्डिंग के बाद कोई भी आगे आवाज नहीं बढ़ता है, तो इसी के साथ यह आइलैंड केबिन नंबर 1 के मेहमान के पास चला जाता है। इसी के साथ अनाउंसर खुद आइलैंड्स के अथॉरिटी पेपर को लेकर के बिन की तरफ चला जाता है। केबिन में प्रीति में मीरा दोनों सोफे पर बैठ जाती है तथा कारण भी रिलैक्स होकर सोफे पर बैठा होता है। सर, ये रहे आपके आयरलैंड के पेपर। अनाउंसर अंदर जाकर कारण को पेपर देता है। कारण उन पेपर को चेक करके साइन करता है तथा अपने कार्ड से 69,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन अनाउंसर के पेमेंट मशीन में कर देता है। अनाउंसर भी एक बार में पेमेंट किए जाने पर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन खुशी से ग्रेट करते हुए वापस चला जाता है। तभी बाहर से फिर से केबिन के दरवाजे नोक होते हैं, तो कारण उठकर दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलने के बाद करण के केबिन में सूर्य प्रताप, विजय प्रताप, अवनी शेरगिल में उसके पिता राजेंद्र तथा कामिनी भी और कुछ एक छोटे मोटे बिजनेसमैन बधाई देने के लिए अंदर आते हैं। कारण सभी से काफी ग्रेटफुल तरीके से मिलता है और लगभग आधे घंटे तक बात करता है। उसके बाद एक एक करके सभी रूम से बाहर चले जाते हैं, सिर्फ अवनी में कामिनी को छोड़कर। करण प्रीति की तरफ उड़ते हुए कहता है, तुम उसे मैप के टुकड़े वेस्टर्न को अपने पास रखो, तथा मीरा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम यही ओशियन सिटी में एक है रेंटेड विला का अरेंजमेंट करो जो हमें एक वीक के लिए चाहिए होगा, तथा उसे बड़े से चट्टान को वही उसे मिला के गार्डन एरिया में शिफ्ट करवाओ। इतना कहकर करण प्रीति व मीरा को जाने का इशारा करता है। उसका इशारा समझ वह दोनों भी अपने अपने काम के लिए चली जाती। बोलो, तुम्हें कुछ और भी कहना है क्या? कारण ने टीचर अवनी को देखते हुए कहा, नहीं मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम डिनर साथ में करें। कामिनी भी अदाओं के साथ मुस्कुराते हुए कारण को देखते हुए कहती है, चलो मैं पास के ही होटल डायमंड ब्लू में एक स्वीट रिजर्व कर रखा है, बाकी का काम हमें वही चलकर करना होगा। कामिनी ने जिस तरीके से यह बात कही थी उससे कुछ गलत करने का ही एहसास व्यक्त हो रहा था। कारण भी इस बात को समझ रहा था, लेकिन वह उसे इग्नोर करते हुए कहता है, ठीक है हम ट्रीटमेंट वही करेंगे। ये कहते हुए दोनों अग्नि को बाय बोलते हुए बाहर निकल जाते हैं। वहीं खड़ी अग्नि सो रही होती है। ये कोई डॉक्टर तो नहीं है, इसे बोस मेडिकल की बेसिक सी जानकारियां हैं, लेकिन यह उसके साथ रूम में कैसा ट्रीटमेंट करने वाला है। अग्नि को कहीं ना कहीं कुछ खुराफात सोचती है तथा वह उन दोनों का पीछा करने का डिसाइड करती है। कैसे करेगा करण कामिनी की बेटी का इलाज? अवनी की हस्तक्षेप क्या रंग लाएगी कारण की ट्रीटमेंट के बीच? जानने के लिए पढ़ते रहिए द इमॉर्टल एम्पायर। CH-29 करण और काफी की मुलाकात। अब तक हमने पढ़ा कि करण ने अपनी ऑलमोस्ट सेविंग्स को उड़ते हुए 69,000 करोड़ में आयरलैंड खरीदा। उसके बाद सभी दोस्त हुए बिजनेसमैन उसे बधाई देने के लिए आते हैं तथा कारण सभी से अच्छे से बात करता है। इसके बाद कारण कंपनी के साथ उसकी बेटी का इलाज करने के लिए ऑप्शन हॉल से निकल जाता है, जहां अपनी मां ही मन उसका पीछा करने का इरादा करती है। अब आगे करण कामिनी के साथ है ऑप्शन हॉल से बाहर आ जाता है तथा एक्शन हॉल के सामने बने होटल डायमंड ब्लू की तरफ चले जाते हैं। दोनों बातें करते हुए पैदल ही जा रहे होते हैं। वही अवनी भी अपने फैमिली वालों के पास जाकर उनसे यही कुछ काम है कर रुकने का बहाना बनाने लग जाती है। तुमने मुझे अभी तक अपनी बेटी का नाम नहीं बताया, कारण ने कामिनी से पूछा। उसका नाम कविता है, प्यार से हम मेरा मतलब मैं उसे काफी बुलाती हूँ। अच्छा नाम है, कारण नहीं एक चार्मिंग स्माइल के साथ है कामिनी से कहा। कुछ ही देर में दोनों होटल से स्वीट में पहुंच जाते हैं। करण और कामिनी दोनों अंदर जाते हैं तो उन्हें हॉल में सोफे पर एक प्यारी सी बच्ची खेलती हुई दिखाई देती है तथा बगल में वही असिस्टेंट खड़ा उसका ख्याल रख रहा होता है। कामिनी को आया देख वह असिस्टेंट उठकर स्वीट से चला जाता है। कॉफी दौड़ते हुए जाती है तथा कामिनी के थाई को हक करते हुए कहती है, मामा आप आ गई? हाँ काफी बेटा मैं आ गई हूँ, और देखो मेरे साथ आपसे मिलने कौन आए हैं, इनका नाम कारण है। ये तो काफी हैंडसम है, काफी ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए क्यूट तरीके से कहा। हेलो कॉफी बेटा, आप कैसे हैं? कारण ने प्यार से मुस्कुराते हुए काफी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तो ठीक हूँ हैंडसम, क्या आप मेरे पापा बनोगे? कॉफी का यह आरंग सवाल सुनकर कारण के होश उड़ जाते हैं। वही कामिनी को भी काफी ऑकवर्ड महसूस होता है, भले ही वह कारण से फ्लर्ट करती रहती हो। नहीं आप कारण अंकल को ऐसे मत बोलो, वह आपसे मिलने आए हैं ना, कामिनी ने हल्के से दांत के साथ है काफी से कहा। नहीं मुझे नहीं पता, ये काफी हैंडसम है, मुझे यही पापा चाहिए। ये कहते हुए काफी कामिनी को छोड़कर करण के पैरों को हक करके खड़ी हो जाती है।
कॉफी उससे कविता 5-6 साल की छोटी बच्ची है जो कि दिखने में किसी डॉल के जैसी सॉफ्ट नाजुक लगती है। हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी तो मैं आपसे मिलने आया हूं तो आप मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, करण ने नीचे बैठकर कॉफी के गालों पर हाथ फेरते हुए समझाते हुए कहा। ठीक है हैंडसम, आप कह रहे हो तो हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, ये कहते हुए कॉफी सोफे पर जाकर बैठ जाती है। कारण मैं कामिनी भी वही सोफे पर बैठ जाते हैं। करण कामिनी को देखते हुए कहता है, बताओ इसे क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझसे कैसा इलाज करवाना चाहती हो। मैंने इसे कुछ साधु संतों में आयुर्वेद का ज्ञान रखने वाले एक्सपर्ट को दिखाया है, उन्होंने बताया कि इसके शरीर में कुछ ऐसा है जो इसकी ऊर्जा को खाकर इसके शरीर को अंदर से कमजोर कर रहा है। मेरी बेटी को बहुत ही ज्यादा थकावट महसूस होती है तथा साथ में वह सही से गो नहीं कर पा रही, वह फिजिकल बहुत ज्यादा वीक है और अभी से उसके हार्मोन्स भी डिसबैलेंस होने के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है मैं थोड़ा चेक करके तुम्हें बताता हूँ, ये कहते हुए कारण काफी से कहता है, बेटा यहाँ आओ जी पापा, कहते हुए काफी दौड़कर कारण की गोद में बैठ जाती है। कॉफी अपनी उम्र से काफी ज्यादा समझदार बच्ची है जो कि एक हाई आईक्यू वाली लड़की है। बेटा आप उन्हें ऐसे ही पाप नहीं बुला सकती, अगर किसी ने सुन लिया तो वह मेरे और करण के बारे में क्या सोचेगा, आपको थोड़ा दिमाग से सोचना चाहिए, ऐसी हरकतें करके आप अपने हैंडसम के लिए परेशानी खड़ी करना चाहती है क्या, कामिनी ने थोड़ी सी सख्त आवाज में काफी को डांटे हुए कहा। आप मुझे दांतों में, मुझे पता है कि ऐसी बातें किसी के सामने नहीं कहते, भले ही हैंडसम ने अभी तक आपसे शादी नहीं की हो, लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में बाद में बात करने के लिए कहा था, इसका मतलब उन्होंने अभी मुझे पापा खाने से मन नहीं किया है। ये कहते हुए वह डब्बाई आंखों से कारण को देखते हैं जैसे कि अगर उसने मना किया तो वह अभी के अभी रो देगी। करण को कुछ नहीं बोलता देखे काफी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, आई प्रॉमिस मैं सिर्फ अकेले में ही आपके पापा कहूंगी, बाकी किसी के सामने नहीं, प्लीज अब मुझे पापा खाने से मना मत करना क्योंकि आप मुझे काफी पसंद आए हो। ये कहते हुए काफी कारण के गले में बाहें डालकर लिप्ट जाती है तथा उसके कान में धीरे से कहती है, प्लीज मान जाओ ना, मुझे आप मेरी मम्मी के लिए एकदम परफेक्ट मैच लगते हो। इतना कहकर वह फिर से अपनी आंखों से करण को देखने लगती है। कारण काफी के इस तरह के रजिस्टर से थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगता है, लेकिन वह उसे उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन धीरे से हाँ में दिला देता है। वही कामिनी कारण के इस तरह हाँ कहने पर थोड़ा सा हैरान हो जाती है क्योंकि कामिनी को जितना पता था कारण के पास खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं है, तो वह एक मैरिड वुमेन में इंटरेस्ट भला क्यों ही लगा। कारण काफी के हाथ को पकड़ता है तथा उसके शरीर में अपनी गैलेक्सी ऊर्जा को भेजता है तथा उसके शरीर की जांच करने लगता है। कारण को कुछ ऐसा पता चलता है जिस कारण भी काफी हैरान हो जाता है। कारण अपनी जांच पूरी करके कामिनी की तरफ देखा है जो उसे ही देख रही होती है। कामिनी ने कारण के चेहरे पर आई परेशानी के भावों को नोटिस कर लिया होता है। कौन सी बीमारी हो गई है काफी उसे कविता को कैसे करेगा ठीक, कारण काफी की बीमारी को जानने के लिए पढ़ते रहिए द इमोर्टल अंपायर। CH30 कैफी की बीमारी। अब तक हमने पढ़ा कि करण की मुलाकात कामिनी की बेटी कॉफी से होती है जो कारण को बार बार पापा खाने की जिद करने लग जाती है। थकाहार कर कारण भी अपनी गर्दन हमें दिला देता है। कारण उसके शरीर की जांच करता है तो उसे कुछ ऐसा मिलता है जिस कारण के चेहरे पर भी परेशानी के भाव दिखने लग जाते हैं जिन्हें कामिनी ने भी महसूस कर लिया होता है। अब आगे क्या हुआ कारण, मुझे तुम कुछ परेशान से दिखाई दे रही हो, क्या कुछ ऐसा है जो सही नहीं हो सकता, कामिनी ने घबराते हुए कारण से पूछा। देखो मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ शायद तुम्हें उसे पर यकीन ना हो या समझ में ना आए, लेकिन तुम उसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये कहते हुए कारण अपने हाथ को आगे करता है तथा उसे पर धीरे धीरे एक हल्के नीले व सुनहरी ऊर्जा से भरपूर रोशनी सी इकट्ठा होने लगती है, जिसे देखकर कामिनी हैरान हो जाती है तथा करण की गोद में बैठी काफी खुश होते हुए कहती है, वह पापा आप तो काफी अच्छा मैजिक भी जानते हो, आई लव यू, ऐसे रहते हुए वापस से कारण के गालों पर एक एक किस कर देती है। मुझे तुम्हें ये दिखाना जरूरी था, कारण अपनी ऊर्जा को वापस लेकर कामिनी से कहता है। इसी प्रकार कॉफी के शरीर में भी एक ऊर्जा ने प्रवेश कर रखा है। वैसे तो अगर कॉफी आज से 3 साल पहले साधना शुरू करती तो उसे एक उत्तम दर्जे का कल्टीवेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन अब वह ऊर्जा तुम्हारी बेटी के शरीर से ही ऊर्जा को अवशोषित कर खुद को जीवित रखना चाहती है, इसलिए ही काफी बेटे की हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रही है। ये कैसी ऊर्जा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बता सकते हो, कामिनी ने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए कारण से पूछा। ये मैस्कुलिन एनर्जी है जो कॉफी के बॉडी टाइप के कारण उसके शरीर में एक कर के रूप में स्थापित हो चुकी है, वह काफी के शरीर से उसकी फेमिनिन ऊर्जा को अवशोषित कर रही है। स्पष्ट शब्दों में कहूं तो उसके शरीर में मेल एनर्जी अपने आप बन रही है जो उसके फीमेल एनर्जी को अवशोषित कर रही है, जिससे उसके हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं, कारण ने आसान शब्दों में कामिनी को बताया। तो क्या इसका इलाज हो सकता है, कामिनी ने बड़ी आशा भरी नजरों से देखते हुए कारण से पूछा। हाँ इसका इलाज तो हो सकता है, लेकिन उसमें काफी खतरा भी हो सकता है। इसमें न केवल कॉफी को खतरा है बल्कि मुझे भी खतरा है, मेरी तो इसमें जान नहीं जा सकती, लेकिन काफी हमेशा के लिए कोमा में भी जा सकती है, करण ने कामिनी को सभी रिस्क समझते हुए कहा। कामिनी अब असमंजस्य की स्थिति में आ चुकी थी, अगर वह अपनी बेटी का इलाज नहीं करवाती है तो आने वाले कुछ सालों में वह अपने आप मर जाएगी, लेकिन अगर वह इलाज करवाती है और वह कोमा में चली जाएगी तो कामिनी क्या करेगी। कामिनी अभी अपनी उधेड़बुन में सोच ही रही होती है कि तभी उसे काफी की आवाज आती है, डोंट वरी मामा, मैं यह इलाज करवा सकती हूँ और मुझे पापा पर पूरा भरोसा है कि वह मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। ये कहते हुए कॉफी कारण की गोद से उतरकर अपनी मॉम के गालों को सहलाते हुए कहती है।
ठीक है, मैं काफी का इलाज करवाने के लिए तैयार हूँ। आफ्टर ऑल तुम उसके पापा हो। कामिनी ने एक दर्द भरी मुस्कुराहट में मजाक करते हुए कारण से कहा। कारण भी कामिनी की स्थिति अच्छे से समझ रहा होता है, इसलिए वह उसकी बातों को बुरा नहीं मानता और कहता है ठीक है, मैं इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन जब मैं तुम्हें कमरे के अंदर बुलाऊं तब तुम अंदर जाकर कॉफी को उठाकर ले जाना और किसी भी हालत में मेरे पास मत आना, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती है। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को अच्छे से फॉलो करूंगी, कामिनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कारण से कहा। तभी कारण का फोन बजता है। कारण कॉल उठाकर देखता है तो वह मीरा का होता है। हाँ मेरा, कहो क्या हुआ। करण, जैसा तुमने कहा था मैंने एक विला रेंट पर ले लिया है। ये ब्लू डायमंड होटल के पीछे वाली समिति गोल्डन विला में से एक है। ये जस्ट 5 मिनट की पैदल दूरी से ही कर किया जा सकता है। अब तुम मुझे आगे के ऑर्डर्स बताओ, मुझे क्या करना है। तुम्हारे पास में ही प्रीति होगी, उससे कहो वह उसे बड़ी सी चट्टान से उसके अर्थ को निकालना स्टार्ट कर दे। तब तक राजेंद्र से कहकर वह जड़ी बूटियां यही मंगवा लो, मैं सुबह ही वही आ जाऊंगा और अगर मैं सुबह टाइम पर नहीं आऊं तो तुम मुझे ब्लू डायमंड से रिसीव करने भी आ सकते हो। ये कहते हुए कारण कॉल रख देता है। करण के कहे अनुसार प्रति उसे स्टोन से ड्रैगन के हड्डियों में मांस आदि के अवशेष को निकालने में लग जाती है, जिसमें उसे पूरी रात का समय लगने वाला था और तब तक मीरा ने राजेंद्र से कॉल करके उन सभी जड़ी बूटियां को गोल्डन विला में डिलीवर करने के लिए कहा। इन सब से अलग अवनी कामिनी की स्वीट के बाहर पहुंच गई होती है। वह बस अब किसी न किसी मौके से अंदर घुसकर देखना चाहती थी कि चाल क्या रहा है। बेटा तुम्हें पाप पर भरोसा है ना, करण ने काफी से प्यार से पूछा। कॉफी ने अपनी गर्दन हाँ में लाते हुए कहा। ठीक है, तो अंदर कमरे में चलो, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ। उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, लेकिन तुम घबराना मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जब मैं तुम्हें अंदर से आवाज दूं तब तुम कॉफी को लेकर गोल्डन विला में चली जाना, मैं सुबह तुमसे वही मिलेगा। ये कहते हुए कारण कॉफी को कमरे में जाने का इशारा करता है और खुद भी कॉफी के पीछे पीछे कमरे में चला जाता है। तभी कामिनी को असिस्टेंट का कॉल आता है तो वह सीट से बाहर उससे ही कुछ पेपर्स लेने चली जाती है और तभी मौका पाकर अवनी स्वीट में घुस जाती है। उसका ध्यान कारण पर जाता है जो अंदर घुसते हुए दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेता है। अवनी अभी इधर उधर नजरें घूमकर देख ही रही होती है कि तभी उसे कोई अंदर आने की आवाज सुनाई देती है तो वह जल्दी से जाकर पर्दों के पीछे छिप जाती है। तभी कामिनी वापस अंदर आती है और हॉल में बैठ जाती है। कैसे करेगा कारण काफी का इलाज? क्या जिंदगी बच पाएगी कॉफी की? और क्या नतीजा निकलने वाला है अवनी की इस जासूसी का? जानने के लिए पढ़ते रहिए द इमोर्टल एम्पायर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। द इमॉर्टल एम्पायर की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहो तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।